तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग हम लोग को प्रिमोडियल हॉल के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रिमोडियल हॉल के अंदर यहाँ पे एक औरत होती है जो कि लू फैंग को यहाँ के ड्रेसेस दिखा रही थी। लू फैंग यहाँ पे कुछ प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को देख रहा था, उन्हें यहाँ पे कैद करके रखा गया था। लू फैंग अपनी पहली नजर से इन प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को देखता है। लू फैंग की फटके हजार हो जाती है क्योंकि जैसे वो जो लाइफ फॉर्म्स होता है वो लू फैंग को वापिस से घूरता है। लू फैंग के मन के अंदर एक अलग सा टेरर जन्म ले रहा था क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था स्ट्रेंथ का। गाइस ये एक्चुअल में प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स है। युआन जैसे बड़े कल्टीवेटर्स ने हंट किया है कि उनके बराबर के, अभी बस इन्हें ट्रैप करके रखा गया है, इनकी पावर को सप्रेस कर दिया गया है। फैंग इन्हें देखते हुए मन ही मन सोचता है ब्रेडेड केज के थ्रू जंप करना ये सही में एक क्वालिटेटिव चेंज है। फैंग समझ चुका था कि अगर उसे इस ब्रेडेड केज के थ्रू बाहर जंप करना है तो कुल मिला के 3 हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स की ब्लड लाइन्स को मास्टर करना होगा। लू फैंग को इतनी कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले लाइफ एंड डेड डाओ के अंदर पूरी तरीके से परफेक्शन हासिल करना चाहता था ताकि उसे सीनियर युआन के थ्रू गाइडेंस मिले। एक बार उसे गाइडेंस मिलेगी उसके बाद वो अपने लिए कोई ना कोई सूटेबल वे चूज करेगा किस तरीके से वो ब्रेडेड केज के थ्रू बाहर जंप कर सके। पपेट होती है वो लू फैंग को बताती है कि ये एक हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ है। जब तुम इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के अंदर जाओगे तो वहां पे जाके तुम्हें पता चलेगा कि जितने भी लो लेवल की प्रिमोडियल लाइफ्स है काउंटलेस लाइफ किसी काम की नहीं है, ये काफी ज्यादा वीक है। प्रिमोडियल स्पेस के अंदर बस एक हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ ही सर्वाइव कर सकती है। गाइस लू फैंग भी लो लेवल की प्रिमोडियल लाइफ्स के अंदर आता है। ये डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे बेकार है। समझ जाता है कि ये जो लो लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स होते हैं इनका कोई भी रोल नहीं होता कैंप वॉर्स के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो लो लेवल प्रिमोडियल लाइफ होती है, उसके बाद हाई लेवल प्रिमोडियल लाइफ, उसके बाद वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल पावर्स एंड प्रिमोडियल लॉर्ड्स। 3 लेवल्स होता है जिसके ऊपर कल्टीवेटर्स पहुंचता है तब जब वो ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप कर जाता है। बार जैसी कोई भी लॉर्ड किसी भी आइडल को ज्वाइन कर लेता है वो एक वॉर बन जाती है। अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रिमोडियल कैंप्स के अंदर वॉर ही चल रही है। जो प्रिमोडियल कैंप वाले हैं यानी कि जो कल्टीवेटर कैंप्स वाले लोग हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक साइड के ऊपर है। इसके बाद हम लोग को एक और चीज पता चलती है कि जो प्रिमोडियल हॉल है इसके अंदर कुल मिला के 7 वर्ल्ड लेवल की प्रिमोडियल लाइफ कॉर्प्सेस है। इन्हें मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि बस कुछ एपॉक्सी भी था। लू समझ जाता है कि बाहर की जो सिचुएशन है वो सही में काफी ज्यादा बेकार है। उसके बाद वो जो पपेट होता है वो लू फैंग से कहता है कल्टीवेटर लू फैंग फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर, जब तुम्हें गाइड किया जाएगा तुम्हें बाहर के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लू फैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि जो पपेट है इसे पता है कि जो लू फैंग है वो एक फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर है। जो पपेट होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, पूरे के पूरे प्रिमोडियल हॉल के अंदर जितने भी पपेट्स है वो सारे के सारे पपेट्स मेरे अवतार है। मैं पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म की गार्डियन हूँ। पूरे डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर कोई भी चीज मुझसे छुपी हुई नहीं रह सकती। तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है। फ्यूचर के अंदर शायद से तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स बनोगे हमारे कल्टीवेटर कैंप के लिए, बट इस वक्त अगर देखा जाए तो तुम स्टिल काफी ज्यादा वीक हो। लू फैंग समझ जाता है अगर यहाँ पे वो अपना ब्रेक थ्रू कर देता है एंड सही में इनविंसिबल लेवल के ऊपर पहुंच जाता है कि फिलहाल अभी ऑलरेडी इनविंसिबल लेवल के ऊपर ही है लेकिन वो पावर वाइज है। उसके रैंक वाइज देखा जाए तो लू फैंग सही मायने में इनविंसिबल लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा। अगर लू फैंग ब्रेडेड केज के थ्रू बाहर जंप कर भी देता है वो एक हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ बन जाता है। के बाद भी एंटायर कल्टीवेटर कैंप के अंदर उसका कोई भी ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। अभी काफी ज्यादा गुना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तब जाके वो युआन एंड बाकी सभी लोगों की मदद कर पाएगा। जो पपेट होती है उसी के बाद वो लू फैंग से कहती है प्रिमोडियल प्रिजनर्स के अलावा तुम और क्या देखना चाहोगे। लू फैंग कहता है कि वो उन प्रिमोडियल लाइफ्स को और ज्यादा नजदीक से देखना चाहता है। के बाद लू फैंग काफी सारे कॉर्प्सेस को देखता है, काफी करीब से देखता है। इन सारे के सारे मरे हुए कॉर्प्सेस को देखने के बाद लू फैंग को कुल मिला के 7 कोलोसल कॉर्प्सेस मिलते हैं। कोलोसल कॉर्प्सेस यानी कि जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इवन लैंड ऑफ ओरिजिन से भी ज्यादा बड़ा। के बाद वो जो पपेट होती है वो लू फैंग को बताती है कैंप बैटलफील्ड के अंदर इवन जो प्रिमोडियल एंसेस्टर्स है वो भी मारे गए हैं। बस कुछ लॉर्ड्स ही है कल्टीवेटर कैंप के जो आज तक कभी नहीं मारे गए बैटल्स के अंदर। कैंप्स के बीच की ये जो वॉर है ये एंडलेस एजेस से चलती आ रही है बट हम हमेशा डिसएडवांटेज के अंदर है। एट द एंड मुझे भरोसा है कि जो कल्टीवेटर्स है वो जीत जाएंगे क्योंकि हमारे जो लॉर्ड्स है वो पूरी तरीके से अनडाइंग है। मैं जानता था कि उसके जो स्टार टावर है उसका जो ब्लड स्केल है वो भी ऐसी किसी प्रिमोडियल एंसेस्टर के कॉप से ही आया है। उसका स्टार टावर भी पूरी तरीके से अनडाइंग है, अनडिस्ट्रक्टेबल। लू फैंग और भी कुछ जानना चाहता था कि हम लोग कितने ज्यादा डिसएडवांटेज के अंदर है वगैरह वगैरह, बट ये जो पपेट होती है मना कर देती है बताने से। कहती है कि जब तुम्हें गाइड किया जाएगा तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। के बाद लू फैंग काफी सारे ट्रेजर्स को देखता है जो भी प्रिमोडियल हॉल के अंदर रखे गए थे। तो एक चीज नोटिस करता है कि इस प्रिमोडियल हॉल के अंदर 10 मिलियन बैटल मेरिट से ऊपर का कोई भी ट्रेजर नहीं है। उसके बाद वो पपेट लू फैंग को बताती है 10 मिलियन बैटल मेरिट के ऊपर के जो ट्रेजर्स होता है वो एक वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ कॉर्प्स के बराबर में होता है। इस तरीके की वैल्यूएबल आइटम डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर नहीं रखी जाती। मिलियन बैटल मेरिट से ऊपर का ट्रेजर यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 100,000 ऑफ इन्फिनाइट स्पेस रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कीमत है इस सही में काफी ज्यादा बढ़िया है। पपेट लू फैंग को बताती है कि कोई भी जो कल्टीवेटर होता है वो बस एक ही सीक्रेट ट्रेजर खरीद सकता है जो कि 10 मिलियन बैटल मेरिट के ऊपर का हो। इस तरह के ट्रेजर्स को खरीदने के बाद बेचना भी पूरी तरीके से मना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लू फैंग काफी सारे ट्रेजर्स देखता है। फाइनली लू फैंग को अपने लिए एक सुटेबल ट्रेजर मिलता है
है। ट्रेजर का नाम होता है स्काई स्प्लिटिंग सेबर यानी कि तलवार। लू फेंग यहाँ से एक सेबर लेता है, इसके अंदर लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट पैटर्न्स थे। ये जो स्काई स्प्लिटिंग सेबर थी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड थी। के बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फेंग हुआंग सिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है स्टार टावर के अंदर। फिर लू फेंग हाई लेवल की प्रिमिडियल ब्लड लाइन्स को विजडम बुक के थ्रू स्टडी कर रहा था। लू फेंग ने ऑलरेडी काफी सारी ब्लड लाइन्स को फुली मास्टर कर लिया था, जितनी भी लो लेवल की ब्लड लाइन्स थी। हाई लेवल की ब्लड लाइन्स को जो लू फेंग था वो बस 70% तक ही समझ पाया था। लू फेंग को एक इनविजिबल फ्लक्चुएशन फील होती है। नया ट्रेजर उसके सामने मटेरियलाइज होता है। एक पिच ब्लैक कलर की सेबर थी यानी कि स्वॉर्ड सेबर थी। इसके अंदर से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस सेबर के अंदर ही अपना खुद का एक सोर्स वर्ल्ड हो। लू फेंग इस तलवार को अपने हाथों के अंदर लेता है। लू फेंग को तुरंत इसके अंदर का पोटेंशियल फील होता है। इसके अंदर काफी ज्यादा टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल था। को ऐसा फील होता है कि इवन अगर वो ब्रेडेड केज के थ्रू बाहर भी चला गया के बाद भी जो तलवार है इसका बस एक स्विंग एक हाई लेवल की प्रिमिडियल लाइफ को भी पूरी तरीके से इनहेरिटेट कर सकता है। फेंग समझ जाता है कि जो सेबर है ये कोई मैन मेड सेबर नहीं है। ये जो चीज है ये इन्फिनाइट प्रिमिडियल स्पेस के अंदर नेचुरली बॉर्न हुई है, के कारण ये जो चीज है ये और ज्यादा पावरफुल बन जाती है जैसे स्टार टावर के ब्लड स्केल्स है। फिलहाल के लिए जो लू फेंग था उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो काफी ज्यादा वीक है इसके पूरे पोटेंशियल तक इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। फिलहाल के लिए जो लू फेंग था वो इस सेबर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला था अपनी कल्टीवेशन के लिए। ये वो इसके ऊपर रिसर्च करेगा, इसके बारे में स्टडी करेगा, इसके डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स के बारे में सोचेगा, समझेगा, मे बी जिसके थ्रू उसका ब्रेक थ्रू हो जाए। के बाद लू फेंग अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करता है, सेबर के अंदर देखना स्टार्ट कर देता है। सेबर के अंदर के जो इन्फिनाइट नेटवर्क से सीक्रेट पैटर्न्स के सभी चीजों को देख रहा था। देखता है कि सेबर के अंदर के जितने भी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है वो दो चीजों से मिलकर बना है, यानी कि कुल मिला के 89% डिस्ट्रक्शन और 11% के करीब करीब लाइफ। फेंग फील करता है कि जो सेबर है ये लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन का एक परफेक्ट बैलेंस है। फेंग को लगभग आधा दिन लगता है इस सेबर को रिफाइन करने के लिए। बार जैसे लू फेंग इस सेबर को रिफाइन कर लेता है उसके बाद अभी वो इसके डिस्ट्रक्टिव ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज कर पा रहा था। पूरी तरीके से यानी कि पूरी तरीके से नहीं, नॉर्मली एक तरीके से उस सेबर ने लू फेंग को अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर लिया था। उनको फील होता है कि उसका रिलम इस वक्त काफी ज्यादा कम है इस सेबर की ट्रू पोटेंशियल को यूज करने के लिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो सेबर है यानी कि जो तलवार है इसका ऑरा लू फेंग को कंट्रोल कर रहा है। के बाद जैसे लू फेंग अपनी कॉन्शियसनेस को इस सेबर के अंदर डालता है तो उसे एक डिस्टिंक्ट मिस्टीरियस लोकेशन देखने के लिए मिलती है। डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर थी जगह पे लू फेंग को और भी काफी सारे काउंटलेस वेपन्स देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर से इक्वल और इवन स्काई स्प्लिटिंग सेबर से भी ज्यादा बड़ा इमिट करने वाली ट्रेजर्स देखने के लिए मिलता है। फेंग को ऐसा फील होता है कि मे बी ये जो स्काई स्प्लिटिंग सेबर है इसी तरह की किसी जगह के अंदर बॉर्न हुई है। लू फेंग मनी मन सोच लेता है, वो मनी मन कसम खा लेता है एक दिन जब वो काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा वो इस सेबर के मिस्टीरियस ओरिजिन को जरूर देखने के लिए जाएगा। उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो विजडम बुक की मदद से उस सेबर को और ज्यादा गहराई से जानता है, कुछ और नए पाथ्स को जानता है फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शन के। लू फेंग फील करता है कि उसका जो करंट डाव है लाइफ एंड डेथ डाव उसके अंदर मेनली उसका जो मेन फोर्स है वो है लाइफ। कि उसके लाइफ एंड डेथ डाव के अंदर भले डिस्ट्रक्शन भी आता है लेकिन मेनली उसने लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन वही जो स्काई स्प्लिटिंग सेवर है टोटली अपोजिट है। इसके अंदर इसका जो कोर है वो डिस्ट्रक्शन है, लाइफ को बस एक कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इस किसी भी चीज के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन नमक की तरह है, अगर गलती से भी ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लाइफ है ज्यादा भी हुई तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यही रीजन था कि जो लू फेंग था उसने अपने कोर फोर्स को यानी कि अपने कोर को लाइफ के थ्रू डिजाइन किया था। सीन शिफ्ट था हम लोग को डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर दो हाई लेवल की प्रिमिडियल लाइफ देखने के लिए मिलती है। कि ये डार्क सीक्रेट रिलम के गार्डियंस थे क्विंगी एंड येफिया। लू फेंग को ध्यान से देख रहे थे। थॉट इन लोगों की खुद की भी औकात नहीं है कि ये लोग लू फेंग की तरह वो जो स्काई स्प्लिटिंग सेबर है इस तरीके की ट्रेजर्स रख सके। बट क्योंकि लू फेंग के पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, लू फेंग इस स्काई स्प्लिटिंग सेबर को एक्सचेंज कर पाया। जानते थे कि जो लू फेंग का टैलेंट है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, उसका आगे का जो पाथ है वो भी काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन उसकी जो सक्सेस की चांसेस है वो इनके कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा है। जानते थे एक बार जैसी जो लू फेंग है वो ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप करेगा काफी ज्यादा हायर रिलम्स के अंदर पहुंच जाएगा। उसके आजू बाजू में खड़े होने वाले काफी ज्यादा कम लोग होंगे, इसलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए लू फेंग की गुड लुक्स के अंदर आना चाहते थे। फाइनली डिसाइड करते कि वो लू फेंग की मदद करेंगे। फील करते कि जो लू फेंग है वो अपने ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा करीब है, वो बस थोड़ा सा दूर है। इसलिए लू फेंग को हेल्प करने के लिए फाइनली उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। लू फेंग के लिए एक सुटेबल अपोनेंट चूज करेंगे, क्योंकि फिलहाल पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो लू फेंग से टक्कर ले सके। बिना फाइट के बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। इसलिए कुल मिला के उनके पास 30,000 इम्प्रिजम हाई लेवल की प्रिमिडियल लाइफ थी। इसके अंदर से वो एक सिलेक्ट करते हैं। वही जब ये लोग प्रिजनर कैंप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग पूछते हैं उन सारे के सारे प्रिजनर से तुम में से कौन डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर बाहर आना चाहेगा। प्रिजनर्स होता है इनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से वाला एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है। को पता था कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से सील कर दी गई है। इवन इन्हें डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर छोड़ा भी जाएगा, इसका मतलब उनकी मौत ही होगी। उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे बाकी के कल्टिवेटर्स को ट्रेन करने के
के लिए। लोग काफी सारी हाई देते हैं, काफी सारी बदवाएं देते हैं। कल्टीवेटर कैंप ये जरूर एक दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे लोग, हमारे साथी पूरी तरीके से इस कल्टीवेटर कैंप को खत्म कर देंगे। जो दो गार्डियंस होते हैं डार्क सीक्रेट रियलम के, वो इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। फाइनली एक रैंडम सूटेबल अपोनेंट लू फैंग के लिए सर्च करते हैं। फाइनली इन लोगों को एक मॉल्टन प्रिजनर देखने के लिए मिलता है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सा मैसिव सा डार्क रेड कलर का रॉक देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि बड़ा सा पत्थर। एक हाई लेवल का प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म था। इसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा था इल्यूजनरी चेंज के थ्रू। ये जो प्रिजनर था ये सुसाइड भी नहीं कर सकता था। इसकी बॉडी, इसकी ब्लड लाइन, इसके एसेंस, इसकी बॉडी की हर एक चीज कल्टीवेटर्स के लिए यूज की जाएगी एज ए रिसोर्स। इसके मन के अंदर कल्टीवेटर्स को लेके काफी ज्यादा नफरत थी, काफी ज्यादा गालियां देता है कल्टीवेटर्स को। एक दिन जब वो मेन लैंड के अंदर आएगा, सारे के सारे जो कल्टीवेटर्स है वो उनका खाना है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो मोल्टन प्रिजनर होता है उसके ना चाहते हुए भी उसे डार्क सीक्रेट रियलम के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोगों को 7 कल्टीवेटर्स की एक टीम देखने के लिए मिलती है जो कि फ्लाइंग बोट के अंदर जा रही थी। उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फील होता है दूर से। वो अपने इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक प्रिमोडियल प्रिजनर है। हॉट ये सील है, लेकिन सील इसका जो ऑरा है वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था। लोग काफी ज्यादा कोशिश करता है इसके ऊपर अटैक करने की, काफी सारी फॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो उनकी जितनी भी स्ट्राइक्स थी वो पूरी तरीके से यूजलेस थी। वो जो मॉल्टन प्रिजनर था वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। इसके लिए जो सारे के सारे लोग थे, जो कल्टीवेटर्स थे, ये चींटियों के बराबर में थे। प्रिजनर्स था वो इन कल्टीवेटर को मार देना चाहता था। तो जो प्रिजनर था उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस करते रखा गया था। फिलहाल वो उड़ नहीं सकता था कि जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा स्लो थी मूव करने की। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो जो कल्टीवेटर होता है जब उस प्रिजनर को नहीं मार पाते एट द एंड वो यहाँ से भाग जाते हैं। ये जो हाई लेवल की प्रिमिटिव लाइफ होती है, यानी कि प्रिमिटिव प्रिजनर, घंटा भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। जानता था कि अभी ये लोग और भी ज्यादा लोगों को लेके आएंगे मदद के लिए। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी सी फोर्स गैदर हो जाती है। इसके अंदर हम लोगों को हजारों की संख्या के अंदर हाफ प्रिमिटिव एनलाइटन कल्टीवेटर्स देखने के लिए मिलता है। लगभग 100 ऑफ पैनिकल एग्जिस्टेंस। इवन यहाँ पे डिवाइन एम्परर जेके एंड ड्रैगन 9 डाउक मोनार्क ये लोग भी आ चुके थे। ये सभी लोग मिलके एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, सुपर ग्रैंड सुपर फॉर्मेशन। एंड इस फॉर्मेशन को लीड कर रहे थे ड्रैगन 9 मोनार्क। वही फॉर्मेशन के आगे वाले साइड के अंदर थे हमारे डिवाइन एम्परर जेके। काफी सारे फॉर्मेशंस अटैक करते हैं उस मॉल्टन प्रिजनर के ऊपर। प्रिजनर के ऊपर काफी सारे ब्लेड स्लैशेस मारे जाते हैं। सारे के सारे जो ब्लेड स्लैशेस थे वो जाके उस प्रिजनर के नेक के ऊपर जाके लग रहे थे, बट इससे बस छोटे मोटे घाव आ रहे थे, तो भी काफी ज्यादा जल्दी हील हो जा रहे थे। उसके बाद उसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट्स बरसाई जाती है, टेरिफाइंगली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चल इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उस प्रिजनर को। ये लोग कुछ भी कर ले, ये 10,000 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मिलके भी इस प्रिजनर का अकेले का कुछ नहीं उखाड़ पाते। इसके अंदर टॉप के एग्जिस्टेंस भी शामिल थे, जैसे कि डिवाइन एम्परर जेके, ड्रैगन 9 डाउक मोनार्क। ड्रैगन 9 एंड जेके थे, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा स्टन रह जाते हैं। उन्हें कभी भी इस तरीके के प्रिजनर को कभी नहीं देखा था। इसके ऊपर चाहे कितनी अटैक क्यों ना कर लिया जाए उसे कुछ भी नहीं हो रहा। उन्हें रियलाइज होता है कि इस प्रिजनर की जो स्ट्रेंथ है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। मे बी इसे किसी पर्पस से यहाँ पे छोड़ा गया है, शायद से इसे लू फैंग के लिए छोड़ा गया है ताकि लू फैंग अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जेके एंड ड्रैगन 9 काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि उनकी बनाई हुई फॉर्मेशन, जिसके अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, पूरी की पूरी फॉर्मेशन मिलके भी लू फैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जरूर ये जो प्रिजनर है ये लू फैंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ड्रैगन 9 डाउक मोनार्क होता है इतनी बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स थे। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी, बड़ी फॉर्मेशन बनाने के बाद भी तो उस लावा प्रिजनर का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। वो जो लावा प्रिजनर होता है वो हंस के इन सभी लोगों का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इवन उसके पावर को इतना ज्यादा सील कर दिया गया है, उसके बाद भी जो कल्टीवेटर्स है ये कितने ही ज्यादा वीक है। कल्टीवेटर्स होता है उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड सा फील होता है, काफी ज्यादा पावरलेस सा फील होता है। वो इवन इस लावा प्रिजनर को थोड़ा सा हर्ट भी नहीं कर पाए। जो डार्क सीक्रेट रियलम के गार्डियंस होते हैं वो इन सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। लोगों ने स्पेशली ये जो बड़ा सा प्रिजनर था लावा प्रिजनर, लू फैंग के अकॉर्डिंग भेजा था कि जो लू फैंग है अपने स्काई स्प्लिटिंग सेबर की पावर्स का इस्तेमाल कर सके। फिलहाल के लिए जो लू फैंग था वो अपने सक्लूजन के अंदर था, स्काई स्प्लिटिंग सेबर के बारे में पढ़ाई कर रहा था। गार्डियन याफिया थी, वो काफी तरीके से जानती थी कि जो लू फैंग है वो ज्यादा लंबे टाइम तक सक्लूजन के अंदर नहीं रहने वाला, काफी ज्यादा लंबे टाइम तक वेट करते हैं लू फैंग का। वो लोग जानते थे कि इस प्रिजनर के साथ फाइट करने के साथ ही जो लू फैंग है वो अपने लाइफ एंड डेड डाउ को कंप्लीट कर पाएगा। दूसरी तरफ जो लू फैंग होता है वो लगभग हंड्रेड्स ऑफ एपॉक्स लगा देता है सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव मिस्ट्रीज को समझने के लिए। उस स्काई स्प्लिटिंग सेबर के फील होता है कि उसका जो लाइफ एंड डेथ डाउ है फिलहाल हाफ प्रिमिटिव लेवल के ऊपर है, वो बस थोड़ा सा फाइनल टच मिसिंग कर रहा है। उसकी जो स्पिरिट है वो परफेक्शन लेवल के ऊपर पहुंच जाए। स्काई स्प्लिटिंग सेबर की इनसाइट से वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल रिसोर्स है, बस ये चीज इनफ नहीं है। काफी सारी मिस्ट्रीज को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्टार टावर की ब्लड स्केल की मिस्ट्रीज। जो लू फैंग था वो अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा था कि वो लॉस को
ब्रेक थ्रू करे। फिलहाल उसका जो मेन फोकस था वो था उसका प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ को कंप्लीट करने में। जैसे ही जो लू फेंग होता है वो अपने सिक्लूजन के बाहर आता है, उसे रियलाइज होता है एक अनबीटेबल प्रिमोडियल प्रिजनर रिलीज किया गया है, उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी लू फेंग से मदद की गुहार लगा दी है। फाइनली जो लू फेंग होता है वो उस लावा प्रिजनर के पास जाता है। लू फेंग को उस लावा प्रिजनर के पास पहुंचने के लिए बस कुछ 100 स्टेप्स ही तय करने पड़े थे। जो 100 स्टेप्स है ये भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही लू फेंग ने तय कर लिए थे। ऊपर से वो जो दो गार्डियंस थे क्विंगे एंड याफिया, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते क्योंकि फाइनली लू फेंग यहाँ पे आ चुका था। उसके लिए उन्होंने इस लावा प्रिजनर को यहाँ पे छोड़ा था। लू फेंग इस लावा प्रिजनर को सप्रेस कर पाएगा, तभी जाके शायद से उसके ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा और वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इसके साथ जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग भी काफी ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि लू फेंग यहाँ पे आएगा। फाइनली इसी के साथ हम लोगों को लू फेंग के बीच में उस लावा प्रिजनर के बीच में एक घमासान युद्ध देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो लू फेंग होता है वो अपना सबसे पहला अटैक करता है। लू फेंग सबसे पहले अपना एक पाम अटैक करता है, जिसके अंदर उसका जो पाम होता है वो काफी ज्यादा मैसिव बन जाता है। इसकी मदद से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक उस लावा प्रिजनर के ऊपर जाके गिरती है। लू फेंग के पास इस वक्त उसका अनडाइंग हार्ट ट्रेजर भी था, जिसके कारण उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल एडिशनल सपोर्ट मिल रहा था। इस वक्त जो लू फेंग के पास एनर्जी रिजर्व था वो 1.2 बिलियन टाइम स्ट्रेंथ के आसपास था। इसकी मदद से वो जो लावा प्रिजनर होता है वो दूर फेंकता हुआ चला जाता है। प्रिजनर होता है वो पूरी कोशिश करता है लू फेंग को ब्लॉक करने की, बट जो लू फेंग का अटैक होता है पाम अटैक के छाती के अंदर एक बड़ा सा खड्डा कर देता है। उसके बाद वो जो लावा प्रिजनर होता है वो काफी ज्यादा दूर उड़ते हुए जाता है। वो जहाँ गिर रहा था वहाँ पे पूरी तरीके से मिट्टी जो थी वहाँ की वो खुद जा रही थी। लावा प्रिजनर देखता है कि उसके छाती के अंदर से काफी सारे क्रैक्स बन चुके हैं। इन क्रैक्स के अंदर से काफी सारा मोल्टन लावा या फिर उसका खून बाहर आ रहा है। काफी ज्यादा स्टन हो जाता है इस कल्टीवेटर के इम्पैक्ट से। फेंग को इस बंदे के साथ यानी कि इस लावा प्रिजनर के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फाइनली इतने ज्यादा लंबे टाइम के बाद लू फेंग को फाइनली अपने लिए कोई सुटेबल अपोनेंट मिला था। उसके साथ जो लू फेंग था वो अपने दिल भर के लड़ सकता था। लू फेंग के पास के बैटल से यानी कि जैसे सीक्रेट रूम डिवाइन एम्परर्स के साथ और उनके उन चेलों के साथ के अंदर लू फेंग को इवन अपना एक मूव करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। उस टाइम वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिश कर ही नहीं पाया था। अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिश की उसे पूरी तरीके से इनविंसिबल का टैग मिल गया था। फाइनली अभी उसके पास एक पावरफुल एनिमी था जो क्विंगी एंड याफिया थी, जो ऊपर से देख रहे थे गार्डियंस। लोग फील करते कि जो प्रिजनर है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टिल ये थोड़ा सा वीक पड़ रहा है लू फेंग के सामने। उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल निकला लू फेंग, इसलिए फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इस प्रिजनर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। इसलिए वो उस प्रिजनर के स्ट्रेंथ के सील को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पहले से ज्यादा डबल हो जाती है कि वो लू फेंग के ऊपर एक सूटेबल प्रेशर बना सके। वो जो लावा प्रिजनर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस वक्त। दिमाग के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस हेट्रेड आ रही थी। एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर उसको इतना ज्यादा हार्म कर पा रहा है। सडनली वो फील करता है कि जो स्ट्रेंथ है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन लगभग पूरी तरीके से डबल हो चुकी है। छाती के ऊपर जो भी घाव आया था वो इंस्टेंटली पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। तो तुरंत उन सारे के सारे गार्डियंस का इंटेंशन समझ जाता है। जो गार्डियंस है वो उसे एक टेम्पर टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है लू फेंग के खिलाफ। वो जो लावा प्रिजनर था वो भी काफी ज्यादा शॉक था लू फेंग के टैलेंट को देखते हुए, क्योंकि उसे लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर काफी सारे दिमाग के अंदर थॉट्स आ रहे थे लू फेंग को मारने के बारे में। वैसे भी अगर वो किसी तरीके से लू फेंग को मार देता है तो डेफिनेटली ये जो गार्डियंस है इन्हें पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। ब्रेडेड केज के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं सभी के पास इस तरीके की क्लोन टेक्निक्स नहीं होती। अगर लू फेंग के पास कोई भी क्लोन टेक्निक नहीं होगी तो वो अगर यहाँ पे मारा जाता है तो वो परमानेंटली मारा जाएगा। इस तरीके से लू फेंग का टैलेंट दिख रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि लू फेंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इन लोगों के लिए। अगर ये मारा जाता है तो डेफिनेटली हायर अप्स की तरफ से इन लोगों को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इन दो गार्डियंस को, जो क्विंगी एंड याफिया थी, वो लोग उस लावा प्रिजनर को देख रहे होते हैं। वो उस लावा प्रिजनर को फील कर सकते थे कि उनके डीप इंटेंशंस क्या है लू फेंग को लेके, क्योंकि ये लू फेंग का बस एक अवतार था। इसलिए वो लोग समझते थे कि इवन अगर लू फेंग का यहाँ पे ये जो अवतार है ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। पर लू फेंग के अवतार डिस्ट्रॉय होने के बाद जो लू फेंग है वो अपने गोल के एक कदम और आगे पहुंच जाएगा। कुछ न कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ भी करके लू फेंग का ब्रेक थ्रू कराना चाहते थे, लू फेंग को आगे पुश करना चाहते थे कि मैक्स पोटेंशियल तक। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो इंस्टेंटली उस लावा प्रिजनर के सामने अपीयर हो जाता है। वो धर के एक और चमाट खींच के मारता है उस प्रिजनर को। लू फेंग के एक ही चमाट के साथ वो जो लावा प्रिजनर होता है वो आधा जमीन के अंदर डस जाता है। लू फेंग को अभी फील हो रहा था कि ये जो लावा प्रिजनर है ये पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फेंग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो जो प्रिजनर होता है उसके 8 बड़े बड़े मैसिव से आर्म्स निकल आते हैं कि ये 8 आर्म्स बन चुका था बेन 10 वाला। जो लू फेंग की स्पीड थी वो सही में काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, इसलिए लू फेंग उसके 8 मैसिव आर्म्स से बच जाता है। फेंग तुरंत अपनी एक क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था लाइफ एंड डेथ रिकॉग्निशन। के अंदर लू फेंग के काफी सारे मल्टीपल क्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं। मल्टीपल क्लोन्स की मदद से जो लू फेंग होता है वो कुछ ही मोमेंट्स के अंदर लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक्स एक तरीके से उस लावा प्रिजनर का ढोल बजा देता है। टाइम के बाद वो जो लावा प्रिजनर होता है वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाता है।
मीनवाइल वो जो लावा प्रिजनर था वो लू फेंग का मजाक उड़ा रहा था एंड कह रहा था हमारे ये बचकाने अटैक ये मुझे नहीं मार सकते। बातें सुन के जो लू फेंग होता है वो स्माइल कर देता है। फाइनली जो लू फेंग होता है वो अपने हथियार बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले एक सियान ग्रे कलर का स्पेयर बाहर निकालता है। सियान ग्रे कलर का स्पेयर होता है उसके अंदर लाइफ एंड डेथ डाउ के इनसाइड्स होते हैं जो कि लू फेंग ने स्काई स्प्लिटिंग सेबर से सीखे थे। जो लू फेंग का ये जो भाला होता है वो उस प्रिजनर के चेस्ट के अंदर आर पार हो जाता है। वो जो प्रिजनर होता है वो थोड़ा सा वीक एक्ट करने की कोशिश करता है एंड लू फेंग को ट्रैप करने की कोशिश करता है। जिस मोमेंट के ऊपर लू फेंग उसके क्लोज जाता है एंड वो लू फेंग के ऊपर जस्ट अटैक करने वाला होता है, जो लू फेंग होता है वो रियलाइज कर लेता है एंड वो तुरंत पीछे की तरफ रिट्रीट कर लेता है। एक सेकंड की गलती और लू फेंग वहां पे मारा जाता। अभी जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने आप को एंडलेस ब्लड सी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके एंडलेस ब्लड सी के अंदर वो अपने काउंटलेस लाइफ एंड डेथ के सीक्रेट ट्रेजर्स को एक्टिवेट कर देता है। कि कुल मिला के 2 फॉर्मेशन डायग्राम, लू फेंग का स्टार टावर, सबको मिलाने के बाद लू फेंग ने काफी ज्यादा पावरफुल और एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड सी एरे क्रिएट कर लिया था क्योंकि उसने आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। लावा प्रिजनर था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग के ब्लड सी के अंदर वो जो बड़ा सा जाइंट था, वो जो लावा प्रिजनर था वो बस अपनी 20 से 30% के करीब स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पा रहा था। दूर से जितने भी कल्टिवेटर्स देख रहे थे इस फाइट को वो लोग काफी ज्यादा स्टन रह जाता है। लोग फील कर रहे थे इवन उनका 10,000 कल्टिवेटर वाला फॉर्मेशन जो था भी उस प्रिजनर को सप्रेस नहीं कर पाया। 1 लाख से भी ज्यादा कल्टिवेटर्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ फेल हो गई। दूसरी तरफ जो लू फेंग है वो अकेला इस प्रिजनर की ऐसी की तैसी कर रहा है। जितने भी उसके पास फॉर्मेशन, जितने भी उसके पास ट्रेजर्स है उसके अंदर वो अपनी खुद की पावर्स डाल रहा है। लू फेंग एक हिस्टोरिकल इनविंसिबल एग्जिस्टेंस दिख रहा था, यानी कि कुल मिला के एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस दिख रहा था क्योंकि पूरे के पूरे डार्क सीक्रेट क्लब ने उन लोगों ने आज तक ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं देखा था कि अपने दम के ऊपर एक हाई लेवल प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म के साथ टक्कर ले रहा हो। अभी रियलाइज होता है कि लू फेंग किस तरीके के एक्सट्रीम पाथ के ऊपर चल रहा है। लू फेंग जिस पाथ के ऊपर चल रहा है वो कोई बैलेंस लाइफ एंड डेथ का पाथ नहीं है। लू फेंग के लाइफ एंड डेथ पाथ के अंदर उसका जो लाइफ पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, बट ये बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है 50-50 के रेशियो के अंदर। हम लोगों को दूसरी तरफ वो बड़ा सा जायंट देखने के लिए मिल सकता था। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस वक्त लू फेंग के मैसिव ब्लड सी के अंदर। सारी लहरें आके इसे डुबा रही थी अंदर। इसकी मूवमेंट पावर जो थी वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, ये बिल्कुल भी नहीं पा रहा था। अभी जो लू फेंग होता है वो एक बड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का पिल फर्नेस बाहर निकलता है। इस बड़े से बिल फर्नेस के अंदर जो लू फेंग होता है वो उस प्रिजनर को डाल देता है। जो पिल फर्नेस था ये लू फेंग का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिफाइनिंग ट्रेजर था। प्रिजनर होता है वो रियलाइज करता है कि जो पिल फर्नेस है ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इस पिल फर्नेस के ऊपर चाहे वो कितनी अटैक क्यों ना कर ले तो वो इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो एक तरीके से इसके अंदर पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। उसने प्लान किया था कि वो अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ को छुपा के रखेगा, जैसे ही कोई क्रिटिकल मूवमेंट आएगा वो ऐसे मूवमेंट के ऊपर लू फेंग से छुपके से हमला करेगा क्योंकि वो जानता था कि वो अगर अपने आप को स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग दिखाएगा जो गार्डियंस है वो मे बी उसके पावर को सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करने के चक्कर में वो लू फेंग के पिल फर्नेस के अंदर आके फंस चुका है। चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जो याफिया होती है वो गार्डियन वो लू फेंग को देख रही होती है एंड वो मनी मन कहती है कि लू फेंग ये कितना ही ज्यादा पावरफुल है। वो जो लावा प्रिजनर है उससे अभी भी लू फेंग को कोई भी रियल थ्रेट नहीं है। याफिया क्योंकि इसे कहती है क्या हम इस प्रिजनर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कहता है इससे ज्यादा अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो मे बी ये लू फेंग के ऊपर पावर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, यानी कि विल पावर पोल्यूशन। फाइनली थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद वो लोग एग्री कर जाते हैं कि वो लोग इस प्रिजनर की जो सोल है उसे पूरी तरीके से लॉक ही रखेंगे, बट इसकी जो ट्रू प्रिमोडियल स्ट्रेंथ है बस उसको थोड़ा सा और एग्जिट करेंगे या फिर थोड़ी सी और रिलीज करेंगे। ये जो 2-4% का इंक्रीमेंट था ट्रू प्रिमोडियल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया था उस प्रिजनर स्ट्रेंथ के अंदर। तो ये अपनी जेन्युइन हाई लेवल प्रिमोडियल एसेंस को दर्शा सकता था। नॉर्मली देखा जाए तो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक था बाकी के डिवाइन एम्प्रेस के लिए। जो लू फेंग क्रॉस लाइक करके इस वक्त बैठा हुआ था पिल फर्नेस के ऊपर एंड इस बंदे को रिफाइन कर रहा था, इमीडिएटली सेंस करता है कि जो प्रिजनर है हलचल काफी बढ़ चुकी है। ये अचानक से पहले से के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गुना पावरफुल फील हो रहा है। पूरे के पूरे पिल फर्नेस को हिला के रख दिया था। लू फेंग काफी शॉक हो जाता है जब वो जो बीस्ट होता है वो पिल फर्नेस को तोड़ के बाहर आ जाता है। पिल फर्नेस था ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर था। इसे बनाया इसलिए गया था ताकि वो प्रिजनर्स को सप्रेस कर सके अंदर। तो वो जो लावा प्रिजनर था वो पूरी तरीके से गोल्डन कलर की फ्लेम्स के साथ जल रहा था। उसके बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो रेडियंट था वो एक ट्रू हाई लेवल का प्रिमोडियल पावर था। थॉट ये जो पावर थी ये बस थोड़ी सी थी, लेकिन इवन ये जो थोड़ी सी पावर भी थी प्रिमोडियल हाई लेवल की लू फेंग आराम से फील कर सकता था। फेंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपनी मौत को देख रहा हो। 1 सेकंड के अंदर डायरेक्ट क्लैश के अंदर जो प्रिजनर होता है लू फेंग के भाले को तोड़ देता है, यानी कि उसके स्पेयर को, वो भी बेयर हैंड के साथ। उस स्पेयर के टूटने के कारण वो जो इम्पैक्ट होता है वो लू फेंग के लेफ्ट आर्म के अंदर भी ट्रांसफर होता है। इस कारण जो लू फेंग का एक हाथ था वो पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। तभी फील हो रहा था वो गैप एक कल्टिवेटर के बीच में और एक प्रिमोडियल लाइफ के बीच में। फेंग को फील हो रहा था कि पहले जो लावा प्रिजनर था पूरी तरीके से सील था, वो बस अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था ना किसी एसेंस के। बट फिलहाल ये अपने ट्रू फंडामेंटल प्रिमोडियल पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। भले ही वो काफी ज्यादा कम ही हो, लेकिन ये जो झाड़ भर की भी
फंडामेंटल पिरामिडल पावर है बहुत बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस क्रिएट कर रही है। हाई लेवल पिरामिडल लाइफ के नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग या फिर कोई भी वीक नहीं होता, इनहेलेशन होता है। वही जो लू फेंग है, लू फेंग को वो वास्ट पावर दिख रही थी, अपने आप को आइसबर्ग और उस मॉन्स्टर को सन कह के पुकारता है। मन ही मन कहता है आइसबर्ग चाहे कितना ही ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सन की गर्मी से उसे कभी न कभी पिघलना ही पड़ता है। तो सूरज का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ये पावर डिफरेंस उसे अपने और सामने वाले के बीच में नजर आ रहा था। फिलहाल उस जायंट के बॉडी के अंदर से निकलने वाली वो जो गोल्डन फ्लेम थी, उसने लू फेंग के वास्ट ब्लड सी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से पोल्यूटेड कर दिया था। धीरे करके जो लू फेंग की ब्लड सी बॉडी होती है वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देती है। वो लगभग 3.1% के आसपास डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, यानी कि खत्म हो चुकी थी। 59% उसकी बॉडी पोल्यूट हो चुकी थी। क्योंकि लू फेंग की इतनी ज्यादा लार्ज फॉर्म की बॉडी पोल्यूट हो रही थी, इसलिए लू फेंग को अपनी इस पोल्यूट हुई बॉडी को कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। लू फेंग के बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे ट्रेजेस है इस पोल्यूशन को रिवर्स कर रहे थे, लेकिन उसका ये सारे जो ट्रेजेस है उसके काम करने की स्पीड काफी ज्यादा कम थी। यहाँ पे लू फेंग का एक फुल फ्लैश्ड अवतार भी आगे खड़ा हो जाएगा, जो लगभग 12 बिलियन के आसपास एनर्जी पोर्ट को कैरी करता हो। उसके बाद भी इस बंदे को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बट तभी लू फेंग के दिमाग में आता है उसे दोबारा से इस तरीके का कोई ओपोनेंट मिलेगा। 3 सेकंड के अंदर लू फेंग डिसाइड कर लेता है भले उसका ये वाला जो अवतार है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी क्या ही लूज करेगा वो ट्रेजर्स के अंदर। अगर ये अपोनेंट उसके हाथों से जाता है तो उसे दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए कोई दूसरा अपोनेंट नहीं मिलने वाला। वही दूसरी तरफ हम लोगों को वो 2 गार्डियंस देखने के लिए मिलता है, जो लू फेंग की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रहे होता है क्या उन्होंने कोई गलत चीज कर दिया। चाहे कुछ भी हो, इस लावा प्रिजनर के कारण लू फेंग को कुछ नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि लू फेंग तब तक सेफ है जब तक इन लोगों के हाथों के अंदर चाबी है। एंड ये जो दोनों गार्डियंस थे, इन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती थी वो था लू फेंग। लू फेंग को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। इवन थॉट अगर लू फेंग का यहाँ पे अवतार डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो भी उन्हें लू फेंग से कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि लू फेंग इस वक्त इस लावा प्रिजनर के साथ फाइट कर पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर लू फेंग ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा दिया है कि आगे वो जो भी करता है उसकी एक्सपर्टीज होगी। दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो लू फेंग होता है वो उस लावा प्रिजनर के साथ फाइट कर रहा था। लावा प्रिजनर की बॉडी से निकलने वाली वो जो गोल्डन फ्लेम्स थी, लू फेंग की ब्लड सी को काफी तेजी से पोल्यूट कर रही थी, उसे इरोड कर रही थी। फेंग अपनी स्पिरिचुअल विल का सारा जो फोकस होता है इस पोल्यूशन को हटाने में लगा देता है। इस एक्सट्रीम थ्रेट के अंदर सडनली लू फेंग को कुछ रियलाइज होता है उसकी बॉडी की जो हर एक लाइफ यूनिट है, हर एक सेल है, एक डिवाइन बॉडी यूनिट की तरह काम कर रहा है। उसका जो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम है सडनली एक अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है। फेंग को कुछ समझ आता है एंड वो तुरंत अपने माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब इस जगह पे लू फेंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर दिया था, लू फेंग की स्पिरिचुअल विल थी वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुकी थी ब्रेडेड केज के थ्रू। साथ लू फेंग के सोल के ऊपर जितना भी पोल्यूशन अभी तक आया था वो सारा का सारा पोल्यूशन एकदम से गायब हो जाता है। फेंग अपनी करंट कंडीशन के अंदर उसकी जो ब्लड सी बॉडी थी वो उसे काफी एफर्टलेसली मैनेज कर पा रहा था। वो था प्रिसाइज पोजीशन के साथ कि पहले इतनी बड़ी बॉडी कंट्रोल करने में लू फेंग को दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी लू फेंग काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी इस बॉडी को मैनेज कर सकता था। इवन थॉट केज के अंदर जो लू फेंग का लाइफ एंड डेथ डाव है वो भी ऑलरेडी परफेक्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। इसी के साथ लू फेंग को कुछ चीजें और रियलाइज होती है कि इस वक्त भले ही वो लाइफ एंड डेथ पाथ के ऊपर पूरी तरीके से परफेक्शन के ऊपर पहुंच चुका हो केज के अंदर, तो उसका जो डाव है उसे अभी भी एक बहुत बड़ी बॉडी की जरूरत है, एक फ्लैश बॉडी की जरूरत है। उसका जो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर बर्मुडा लाइफ्स के अंदर देखा जाए काफी ज्यादा जो हाई लेवल की बॉडी वाले लोग होते हैं कि जिनके बॉडी फॉर्म्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं, के पास इस तरीके के माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम होता है। खुद का पर्सनलाइज माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कुछ करने में लू फेंग को इवन 5000 एरास से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही डिफिकल्टी आती है। कोई इंसान ब्लड लाइन पाथ को छोड़ के डाव वाले पाथ को चूज करता है। अभी फिलहाल वाले ब्रेक थ्रू के साथ जो लू फेंग की स्पिरिचुअल विल है ऑलरेडी ब्रेक के थ्रू बाहर जंप कर चुकी है। नहीं वो जानता है कि उसकी जो विल है वो अभी भी काफी ज्यादा इमेच्योर है अगर वो जुआन एंड बाकी के लॉर्ड्स के साथ अपनी स्पिरिचुअल विल को कंपेयर करता है। तो इसी के अगले सेकंड में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग की जितनी भी इंजरीज होती है वो पूरी तरीके से इंस्टेंटली हील हो जाती है। लू फेंग की सारी एनर्जी भी वापस से पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। फेंग की वाइटलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले के कंपैरिजन के अंदर। जो लावा प्रिजनर होता है उसे कुछ तो भी गलत लगता है, उसे कुछ फील हो रहा था कि लू फेंग सडनली काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। समझ जाता है कि जो लू फेंग की विल है वो ब्रेडेड केज के थ्रू जंप कर चुकी है। जो एंडलेस ब्लड सी होती है वो एक जगह के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लैक हेड मैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लू फेंग ने अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। फेंग को अभी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, ना अपने ब्लड सी की जरूरत थी। फेंग का इस ब्लड सी के अंदर इसलिए फैल जाता था क्योंकि लू फेंग इतनी बड़ी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके पास कोई माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी अभी लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है तो वो आराम से अपनी इतनी बड़ी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ चुका है। जो लू फेंग होता है वो उस लावा प्रिजनर को थैंक्स कहता है कि उसी के कारण आज लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर पाया था। लेकिन वही वो जो लावा प्रिजनर होता है वो गुस्से में देखते हुए लू
फेंग को कहता है क्या हुआ कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, अभी भी तुम ब्रेडेड केज के थ्रू अंदर ही हो, अभी भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकते। फेंग के हाथों के अंदर तुरंत उसका पिल फर्नेस आ जाता है। फेंग पहले इस पिल फर्नेस को एक सरप्राइजिंग ट्रेजर की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि इस ट्रेजर के थ्रू वो उस लावा प्रिजनर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अभी लू फेंग इस ट्रेजर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसके ऊपर हम लोगों को काफी सारी प्रोफाउंड मिस्ट्रीज और पैटर्न देखने के लिए मिल सकते थे। 1 सेकंड के अंदर लू फेंग के हाथों के अंदर का जो पिल फर्नेस होता है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ वो जो लावा प्रिजनर होता है वो भी लू फेंग की तरफ चार्ज आउट कर देता है। लू फेंग धर के वो जो बड़ा सा उसके हाथों के अंदर पतीला होता है इस लावा प्रिजनर के मुंह पे मारता है। एक टन करके घंटा इसके सर के ऊपर बच जाता है। रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लू फेंग ने इस लावा प्रिजनर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया था। टाइम था जब लू फेंग इस लावा प्रिजनर को मारता था तो उसकी के हाथ पांव पूरी तरीके से सुन पड़ जाते थे। एक टाइम अभी आ गया, लू फेंग के एक कैजुअल फटके के साथ ये जो लावा प्रिजनर है इसे अपनी नानी याद आ जा रही है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सारे के सारे पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं। वो पीछे की तरफ उठने लग जाते हैं। उनके मन के अंदर एक डर सा छा गया था। वो लू फेंग की पावर को फील कर पा रहे थे। फील हो रहा था कि लू फेंग पहले के कंपेरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लगभग 10 टाइम ज्यादा पावरफुल। वो जो प्रिजनर होता है वो भी पूरी तरीके से स्टन हो जाता है। उसे फील होता है कि लू फेंग सही में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लू फेंग है वो ब्रेडेड केज के थ्रू ही अपनी पावर्स को इस लेवल तक पुश कर पा रहा है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो आगे बढ़ता है, अपने बड़े से पिल फर्नेस को लेता है, इस लावा प्रिजनर का ढोल बजा देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को ड्रैगन नाइन, डार्क मोनार्क एंड डिवाइन एम्परर जेकी भी देखने के लिए मिलता है। इन लोगों को पता चलता है कि लू फेंग इस बंदे के साथ फाइट कर रहा है, इस लावा प्रिजनर के साथ फाइट कर रहा है। तब तुरंत वो इस फाइट को देखने के लिए निकल पड़े थे। ऑलरेडी ये लोग काफी ज्यादा लेट पहुंच रहे हैं यहाँ पे। जब ये लोग पहुंचते तो ये लोग देखते हैं लू फेंग उस लावा प्रिजनर का ढोल बजा रहा है। जेन्युइनली लू फेंग उसे कुत्ता बना के मार रहा था। इस वक्त लू फेंग के बॉडी से निकलने वाला जो ऑरा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि जस्ट लू फेंग के ऑरा के कांटेक्ट के आने से ये लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग वो गार्डियंस भी देखने के लिए मिल सकते थे। गार्डियन क्यूगे एंड जीफिया ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा शौक थे। लोग देख सकते थे कि लू फेंग किस तरीके से ब्रेडेड केज के अंदर ही उस लावा प्रिजनर को पूरी तरीके से एब्सोल्यूट डोमिनेंस के साथ सप्रेस कर रहा है। तो ये कहता है सही में अगर ये चीज मैंने खुद अपने आंखों से नहीं देखी होती तो मैं कभी भी किसी की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ जो याफिया होती है वो भी समझ रही थी कि जो लू फेंग जो भी चीज कर रहा है वो लिटरली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आज तक इस तरीके की चीज किसी भी कल्टिवेटर ने केज के अंदर नहीं की। दूसरी तरफ उन लोगों को ऐसा फील भी हो रहा था कि वो जो लावा प्रिजनर है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। लू फेंग ने अभी तक उसे बजाना छोड़ा नहीं था। लू फेंग ने लगभग उस लावा प्रिजनर को 100 से ज्यादा बार बजा दिया था। फाइनली वो जो लावा प्रिजनर होता है उसका जो लाइफ कोर होता है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, यानी कि शैटर हो जाता है। लू फेंग इस लावा प्रिजनर को मार देता है। लू फेंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। उसे एक इंटेंस सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। वो अपने इस एनिमी को वापस से ट्रैप भी कर सकता था। इस मोमेंट के ऊपर लू फेंग को काफी ज्यादा थ्रिल आ रहा था। लू फेंग को बस फाइट करनी थी, इसलिए लू फेंग ने इसे जिंदा नहीं छोड़ा बल्कि इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। भाई दूसरी तरफ जब बाकी कल्टिवेटर्स देखते हैं कि लू फेंग का बेल्डर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तभी जो ड्रैगन नाइन, डार्क मोनार्क होता है एंड जेके होता है ये दोनों लू फेंग से मिलने के लिए आते हैं एंड वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लोग लू फेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके ब्रेक थ्रू के लिए। इससे पहले कि इन लोगों का और कुछ फर्दर डिस्कशन होता है हम लोगों को क्विगे एंड जीफिया भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वो दो गार्डियंस जो अपने आप आसमान से प्रकट हो जाते हैं। वो से निकलने वाला जो ऑरा था गाइस वो लू फेंग के कंपैरिजन के अंदर लगभग 10 टाइम ज्यादा पावरफुल था। कॉमन सी बात है गाइस, जो लू फेंग है उसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है एंड ये लोग ऑलरेडी हाई लेवल की प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स है। पर जैसे जो लू फेंग है वो इस ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप करता है तो वो आराम से इन दोनों को सप्रेस कर देगा। वही दूसरी तरफ इस जगह के ऊपर आने के लिए पहुंचने के लिए इन लोगों को पता नहीं कितनी जनरेशन लग गई होगी। तो जो गार्डियंस होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे पहले कि वो डार्क सीक्रेट रियल्म के गार्डियंस है। वो लू फेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है हाफ प्रिमोडियल लाइफ एंड डेड डाओ को मास्टर करने के लिए। लू फेंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि इन लोगों को ऑलरेडी उसके डाओ के बारे में पता है। क्योंकि होता है वो लू फेंग से कहते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा पहले से लू फेंग पर नजर बनाए रखे हुए थे। ऑलरेडी उन्होंने लॉर्ड युआन को बता दिया है। इस बैटल के बारे में भी उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट्स भेज दिया है। वैसे तो ये लोग पहले ही लू फेंग को उठाने वाले थे लेकिन तब लू फेंग का जो डाव था वो इनकम्प्लीट था, इसलिए मास्टर युआन ने तुम्हें लेने से मना कर दिया था। वो बताता है कि ये जो डार्क सीक्रेट रियल्म है इसे सीनियर जिन ने बनाया था, लेकिन अब ये सीनियर युआन के थ्रू बिलोंग करता है। इसके अंदर जितनी भी टेरिटरीज है उन्हें आपस में बांटा गया था वापस से। फाइनली अभी जब लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है तो जो सीनियर युआन है वो डेफिनेटली लू फेंग से मिलने के लिए आएंगे। ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो दो गार्डियंस होता है वो लू फेंग को प्रिमोडियल हॉल के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे जो लॉर्ड्स है वो यूजुअली आपस में कांटेक्ट बनाते हैं। वहाँ पे वो लोग लू फेंग को फूड और वाइन एंड काफी सारी चीजें सर्व करते हैं। देखिए एक टेबल के ऊपर बैठ के लोग पार्टी मार रहे थे। उसके बाद वो लोग रिवील करते हैं कि उन्होंने जानबूझ के लू फेंग की हेल्प करने के लिए उस प्रिजनर को रिलीज किया था कि लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर सके। कहता है कि वो उनके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। अगर ये लोग इस तरीके से लावा प्रिजनर को नहीं छोड़ते तो पता नहीं लू फेंग को और कितना टाइम लग जाता अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन इसी के बाद वो जो गार्डियंस होता है वो लू फेंग को बताता है तो लू फेंग को गाइड नहीं कर सकते, नहीं बता सकते
कि लू फेंग को अभी आगे कैसे बढ़ना है। वो कहता है कि लू फेंग को युआन का वेट करना पड़ेगा कि वो अपनी बाकी की आगे की गाइडेंस पा सके। तो जो मोस्टली फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर्स होता है वो वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन को रिफाइन करता है ताकि वो आगे एडवांस कर सके। जो लोग इस तरीके की चीज को अवॉइड करते हैं कि ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप करने के बाद भी वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है, उनका जो पोटेंशियल होता है वो और भी ज्यादा ग्रेट होता है। सडनली हम लोगों को एक प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। आसपास का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आसपास के ऑपरेशन लॉस चेंज हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे एक बुड्ढे की एंट्री हो चुकी थी। और जो बुड्ढा था ये और कोई नहीं, ये सीनियर युआन था क्योंकि इस पूरी की पूरी टेरिटरी का लॉर्ड था लू फेंग। एंड वो जो गार्डियंस होते हैं वो सीनियर युआन को ग्रीट करता है। युआन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है एंड कहता है नॉट बैड। गाइस माफ करना अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट में जा रहा हूँ तो मैं चैप्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी कवर करना है ये सारे के सारे चैप्टर्स। इसके चक्कर में आई होप कि मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस को खराब ना कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल के अंदर भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ गाइस हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीनियर युआन होता है वो लू फेंग की स्टार्टिंग में थोड़ी सी तारीफ करता है। उसके बाद वो उसे लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर लेके जाता है। जाते जाते जो युआन होता है वो करंट सिचुएशंस के बारे में बताता है जो भी लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर चल रही है। कि वो बताता है कि लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर कल्टीवेटर कैंप है जिसके अंदर कुल मिला के 7 लॉर्ड्स है। जो युआन है वो भी उन 7 लॉर्ड्स के अंदर से ही एक है। इस वक्त सभी के सभी लोग काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है। बताता है कि जो इनेट पिरामिडल लाइफ कैंप है पूरी तरीके से ऑल आउट जा रहा है इन लोगों के खिलाफ। वो कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा हार्म कर रहा है। काउंटलेस सोर्स वर्ल्ड्स के जो क्लस्टर्स है वो काफी ज्यादा तेजी से बर्बाद हो रहा है। सोर्स वर्ल्ड्स को डिवॉर किया जा रहा है, सिटीजन्स को मारा जा रहा है। वनटॉट युआन के सारे अवतार्स फाइट कर रहे हैं। उसके बाद भी इन लोगों के बीच में एंड इनेट लाइफ फॉर्म्स के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। फेंग ये सब चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाता है। तो उसी के बाद जो युआन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो कल्टीवेटर्स है वो हमेशा से इन इनेट लाइफ फॉर्म से ज्यादा पावरफुल रहे हैं। हम पूरी तरीके से अंडाएंगे, हम मारे नहीं जा सकते। इसके बाद वो लू फेंग की थोड़ी सी तारीफ करता है, कहता है लू फेंग 93rd कल्टीवेटर है पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर हाफ स्टेप फ्यूजन पाथ की मदद से अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हो। उससे भी ज्यादा रेयर चीज यह है कि जो लू फेंग की स्पिरिचुअल विल है वो ऑलरेडी बेज केज के थ्रू एस्केप कर चुकी है। इसके कारण लू फेंग एक साथ ड्यूल क्वालिफिकेशन हासिल करता है। यानी कि एक तरफ जो लू फेंग का हाफ स्टेप फ्यूजन पाथ है वो भी पूरी तरीके से परफेक्शन के ऊपर पहुंच चुका है। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग की स्पिरिचुअल विल है वो भी ऑलरेडी एस्केप कर चुकी है। उनको थोड़ा बहुत नोटिस होता है कि लू फेंग को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है एक वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म बनने के लिए। बट फिर वो लू फेंग से कहता है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू चिल मार, हूं ना तुझे यहाँ पे गाइड करने के लिए। फिर वो लू फेंग से कहता है और वैसे भी अगर तू वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म बन भी जाता है उससे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला। इवन अगर तेरे जैसे 10 और वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स आ भी जाता है ओवरऑल वॉर का जो आउटकम है वो चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद जो युआन होता है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी बहुत समझाता है लू फेंग को ये वॉर्स किस तरीके से शुरू हुई। बताता है कि बहुत लंबे टाइम पहले जो इनेट प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स है सारे के सारे सोर्स वर्ल्ड को अपने खाने की तरह समझते थे। एक एक करके सभी सोर्स वर्ल्ड्स को डिवॉर करते गए, सारी की सारी लाइफ्स को खत्म करते गए। तब फर्स्ट लॉर्ड इमर्ज हुआ था जो कि था युआन। पूरी तरीके से इमॉर्टल था, इंडिस्ट्रक्टेबल था। युआन के पास काफी ज्यादा पावर थी, वो खुद की टेरिटरीज को क्लेम कर सके एंड फोर्सफुली उन इनेट लाइफ फॉर्म्स को रोक सके। इन टाइम के साथ धीरे धीरे करके जो लॉर्ड्स है वो अपीयर होते गए, कल्टीवेटर्स की टेरिटरी वो एक्सपेंड होती गई। इन लोगों के बीच के जो वॉर है वो चलते रहे। पास्ट के कुछ बैटल के अंदर ऑलरेडी वो 10 से ज्यादा इनेट प्रिमोडियल एंसेस्टर्स लेवल के वॉरियर्स को मार चुके हैं। करंटली इन लोगों का फिलहाल जो वॉर चल रहा है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर है। जो इनेट लाइफ फॉर्म्स है वो टोटल डिस्ट्रक्शन चाहते हैं इस वक्त कल्टीवेटर्स का। उसके बाद जो युआन होता है वो लू फेंग को बताता है वो उसे लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर लेके जाएगा। कल्टीवेटर कैंप की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। अभी तक जो लू फेंग है वो युआन के साथ लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर पहुंचा नहीं है, तो बस रास्ते के अंदर ही है एंड ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में। फाइनली कुछ घंटों के बाद लू फेंग एंड युआन ये लोग फाइनली पहुंच जाता है लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर। फेंग को अपने सामने एक बहुत बड़ा एंड वास्ट एनर्जी रिच लैंड देखने के लिए मिल सकता था। ताकि जो एनर्जी डेंसिटी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। वहाँ का जो मैटर था जैसे की रॉक, रिवर, प्लांट्स भी काफी था अलग था। युआन बताता है कि इस जगह के ऊपर पूरी तरीके से अनलिमिटेड सप्लाई एनर्जी की। अब कुल मिला के इस जगह के ऊपर 80+ मिलियन हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, 237 लेवल के वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स एंड 7 लॉर्ड्स। भी कल्टीवेटर जो है जो भी ब्रेडेड केज को एस्केप करता है वो अपने अवतार को यहाँ पे छोड़ते हैं। इसके अलावा जो कल्टीवेटर कैंप है वो ऑलरेडी काफी सारे इनेट प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को यहाँ पे कंट्रोल करती है या फिर कंट्रोल के अंदर रहती है। तो उनका जो नंबर है वो लगभग 50+ बिलियन हाई लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स है एंड 137 वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स के लाइफ कोर्स को रिफाइन किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो वो लोग लॉयल रहते हैं तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कभी उन्होंने किसी भी कल्टीवेटर को धोखा दिया तो वहीं पे उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद जो युआन होता है वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि अपना दुख दर्द बांटना शुरू कर देता है कि किस तरीके से जो कल्टीवेटर कैंप है वो इस वक्त कितना ज्यादा थ्रेट फेस कर रहा है इनेट लाइफ फॉर्म्स का। जो इनेट लाइफ फॉर्म्स है वो सही में उनके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखा रही है। ये लोग इस बार यहाँ पे हार जाते हैं। तो इनका ये जो लैंड ऑफ ओरिजिन है
ये एक इकलौती लास्ट रिफ्यूजी एरिया है जहाँ पे मिलियंस ऑफ सर्वाइवर जो है वो वेट कर रहे हैं। वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं कि एक दिन वो वापस से अपनी टेरिटरीज को री इनटेक कर सके। युआन लू फेंग को बताता है कि इवन अगर वो लोग इस वॉर को हार भी जाते हैं फिलहाल के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी आधी से ज्यादा टेरिटरी को खो देंगे। अगर इससे ज्यादा वर्स्ट किसी को सुनना है, युआन लू फेंग को कहता है कि सबसे बुरा जो हम लोगों के साथ हो सकता है, तो ये हो सकता है कि हम सभी लोग अपनी आधी टेरिटरी को मिस आउट कर दे। इसके अंदर तुम्हारे होमलैंड एंड बाकी की जगह भी हो सकती है। लू फेंग को बताता है कि इवन वो अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहुंच भी जाता है, वो ओवरऑल वॉर की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और किसी सिचुएशन को अगर कोई सही में चेंज कर सकता है तो वो बस लॉर्ड जी है। लू फेंग को वॉर्न करते हुए कहता है कि एक बार जैसे जो सोर्स वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जितने भी इनेट लाइफ फॉर्म्स, जितने भी इनेट विल्स है, उनके पूरे सोर्स वर्ल्ड को डिवॉर करने के बारे में सोचने लगेंगे। अगर ये लोग अपने आधे से ज्यादा टेरिटरीज को खो देते हैं तो मे भी उसके अंदर ये भी हो सकता है कि लू फेंग अपनी फैमिली को भी खो दे, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं है। अगर आधी टेरिटरी जाएंगी तो सभी के हिस्से से थोड़ी थोड़ी जाएंगी। एंड ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये कर सकते हैं, अगर कुछ लोग इन लोगों के दिल के सही में काफी ज्यादा करीब है, वो उन्हें दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। इसी के बाद जो युआन होता है वो लू फेंग को प्रिमुडल आइलैंड के ऊपर लेके जाता है, क्योंकि लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर है। काफी सारे ऐसे कल्टिवेटर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने अभी अब तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया, वो अभी तक ब्रेडेड केज के थ्रू एस्केप नहीं कर पाए। यहाँ पे कुल मिला के 80,000 से भी ज्यादा हाफ प्रिमुडल लाइफ फॉर्म्स थे। कल तो लू फेंग अकेला ही है जो फ्यूजन डाउ को कल्टीवेट कर रहा है। इसके बाद जो युआन होता है वो लू फेंग को एक केव मेंशन देता है माउंटेन की समिट के ऊपर, एक माउंटेन के टॉप के ऊपर जगह ये स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व करके रखी जाती है, या फिर ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका पोटेंशियल जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। जब इन लोगों का ये जो मेल मिलाप वगैरह चल रहा था, दूर से हम लोगों को बाकी के और भी काउंटलेस कल्टीवेटर्स देखने के लिए मिल सकते थे। सारे के सारे जो काउंटलेस कल्टीवेटर्स थे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सीनियर युआन होता है वो ऑलरेडी लू फेंग को लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले लू फेंग को कल्टीवेटर कैंप के ऊपर लेके जाता है। कल्टीवेटर कैंप के अंदर भी लू फेंग को एक स्पेशल जगह देता है, यानी कि एक पहाड़ के चोटी के टॉप के ऊपर, जहाँ पे बस लेजेंडरी लोगों को ही जगह मिलती है। ये जगह काफी ज्यादा लंबे टाइम से खाली थी। इसके बाद वो लू फेंग को गाइड करता है। ये दोनों के दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। युआन लू फेंग के लिए एक महंगी वाली वाइन सर्व करता है। इसके बाद ये दोनों बैठ के दारू पीता है, एंड ये जो दारू थी इसका टेस्ट तो अलग ही लेवल के ऊपर था। इसके बाद जो युआन होता है वो लू फेंग के क्वेश्चंस का आंसर देने लग जाता है, जैसे कि लू फेंग किस तरीके से ब्रेडेड केज को एस्केप कर सकता है। लू फेंग को समझाता है कि जो लू फेंग है वो एक फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर है, उसका टैलेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, स्पेशली प्रीमोडल ब्लड लाइन के अंदर उसको वो ऑलरेडी 70% से ज्यादा इनहेरिट कर चुका है। इसके बाद जो युआन होता है वो कुल मिला के 2 रोड्स बताता है लू फेंग को, यानी कि 2 पाथ्स दिखाता है लॉर्ड बनने के लिए। पहला तो कि वो एक वर्ल्ड लेवल प्रीमोडल लाइफ बने, उसके बाद धीरे धीरे करके लॉर्डशिप की तरफ आगे बढ़े। इसके अंदर भी 2 सब पाथ्स है, जिसकी ब्लड लाइन पाथ और सोर्स वर्ल्ड पाथ। लू फेंग ब्लड लाइन पाथ चूज करता है, उसे ब्लड लाइन के थ्रू ही एक वर्ल्ड लेवल प्रीमोडल लाइफ बनना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये किसी भी इंसान की सोचने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है, बट इसी के साथ इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि विल पोल्यूशन, किसी की मेमोरी को काफी ज्यादा पोल्यूट कर सकता है, उसके सोचने समझने की क्षमता को काफी ज्यादा बदल सकता है। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर किसी जानवर के ट्रेड्स आ जाते हैं, भले ही वो जानवर के ट्रेड्स के आने के कारण पावरफुल बन जाएगा, लेकिन बाकी उसका दिमाग भी जानवर जैसा ही चलने लगेगा, जंगली बन जाएगा कुल मिला के। वो जो दूसरा सब पाथ था वो था सोर्स वर्ल्ड पाथ, के अंदर किसी को भी अपना खुद का होम टाउन सोर्स वर्ल्ड को रिफाइन करना पड़ता है और उसका मास्टर बनना पड़ता है। जो पाथ है ये काफी ज्यादा स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी मेमोरी पोल्यूशन या फिर विल पोल्यूशन नहीं होता। इसकी बस एक ही कंडीशन है कि किसी को भी अपने सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन डाउस को पूरी तरीके से हाफ मास्टर बनना पड़ेगा। जितने भी बीइंग्स हैं उन सभी के बीच में फेथ फैलाना पड़ेगा। लगभग ज्यादातर जो लॉर्ड्स है वो इसी पाथ के थ्रू लॉर्ड बने हैं, जैसे कुल मिला के 7 लॉर्ड्स है और 7 में से 5 लोगों ने यही पाथ चूज किया है। लेकिन इसी के बाद युआन लू फेंग को बताता है कि जो रोड है ये लू फेंग के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि जो लू फेंग की स्किल्स है वो इल्यूजन टाइप की स्किल्स है। इसी के साथ लू फेंग ने काफी सारे डाउस के अंदर मास्टर करके रखा है, तो उसका जो फेथ बेस्ड इन्फ्लुएंस है वो शायद से कमजोर हो सकता है। इसके बाद युआन लू फेंग को दूसरा रास्ता बताता है जो कि था ब्रेकिंग लॉज विद फोर्स। लू फेंग था वो एक हाफ प्रीमोडल लाइफ फॉर्म था, जिसके साथ वो डायरेक्टली प्रीमोडल लेवल के डाउ को इनहेरिटेट कर सकता था, डायरेक्टली लॉर्ड बन सकता था। ये जो पाथ है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, कि इसके अंदर आप डायरेक्टली जंप मार के लॉर्ड बनते हो, आप प्रीमोडियल से प्रीमोडियल लेवल के ऊपर नहीं जाते बल्कि सीधा लॉर्ड लेवल के ऊपर चले जाते हो। इसका एग्जांपल है स्टारलाइट लॉर्ड, जिसने प्रीमोडियल स्पेस एंड टाइम पाथ
के थ्रू आगे बढ़ा था एंड वो भी हाफ प्रिमिडल लेवल से डायरेक्टली लॉर्ड बना था। युआन लू फेंग को बताता है कि ये जो पाथ है ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है, साथ ही साथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। अगर लू फेंग इस पाथ को चूज कर रहा है तो उसे सोच समझ के इस पाथ को चूज करना होगा। इसी तरीके का कुछ भाषण देने के बाद जो युआन होता है वो फाइनली लू फेंग के केव मेंशन से निकल जाता है। वही लू फेंग के केव मेंशन के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग के अंदर एक ब्रेसलेट देखने के लिए मिल सकता था सिल्वर कलर का, जो कि युआन लू फेंग के लिए छोड़ के गया था। ऐसे ही लू फेंग उस सिल्वर कलर के ब्रेसलेट को टच करता है, वो क्विकली उसे रिफाइन कर लेता है। वो जो ब्रेसलेट था उसके अंदर काफी सारे फंक्शंस थे, जैसे कि उसे एक एज ए स्टोरेज इस्तेमाल किया जा सकता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसे मैसेजिंग या फिर कॉन्टेक्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है, यानी कि एक स्मार्टफोन की तरह। लू फेंग इस स्टोरेज ब्रेसलेट के थ्रू किसी भी पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट बना सकता था पूरे के पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर, इंक्लूडिंग 7 लॉर्ड, 237 वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स और 87 मिलियन प्लस हाई लेवल के प्रिमोडियल्स। लू फेंग देखता है कि उसके इस स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर जो उसका ओवरऑल बैंक बैलेंस है वो है 10.21 मिलियन रिवॉर्ड पॉइंट्स, लू फेंग ने अपने पास्ट अचीवमेंट्स के थ्रू कमाए थे। लू फेंग को पता चलता है कि जो लैंड ऑफ ओरिजिन है इसके अंदर काफी सारे वास्ट रिसोर्सेज है, वन इनफिनाइट स्पेस से भी ज्यादा रिसोर्सेज है यहाँ पे। लू फेंग इन पॉइंट्स के थ्रू एक्सचेंज कर सकता था। इसी के साथ लू फेंग को अपने केव मेंशंस के भी कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। लू फेंग पर्सनली अपने केव मेंशन को एक्सप्लोर करता है तो उसे देखने के लिए मिलता है जो केव मेंशन है ये स्पेसिफिकली एक हाफ प्रिमोडियल फ्यूजन पाथ लेवल के कल्टिवेटर के लिए ही बनाया गया है। यहाँ का जो टाइम एक्सेलरेटेड सीक्रेट चैम्बर था उसके अंदर लगभग मिलियन फोल्ड्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन था, जो कि पर्सनली लॉर्ड स्टारलाइट के द्वारा यहाँ पे अरेंज किया गया था। यहाँ का जो एनर्जी था वो इतना डेंस था, लू फेंग की बॉडी और सोल दोनों आराम से नरिश हो सकती थी, मतलब पूरी तरीके से अनलिमिटेड सप्लाई था। यहाँ पे जो लू फेंग था वो सारे टाइप के प्रिमोडियल ब्लड लाइन डेटास को और कल्टिवेशन मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर सकता था, जो भी अभी तक कल्टिवेटर कैंप अभी तक ढूंढ पाया है इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता था। वन इतना अच्छे से जो लू फेंग है वो अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड विजडम बुक के थ्रू भी नहीं कर सकता था। थोड़ा बहुत भटकने के बाद जो लू फेंग होता है वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है एंड वो सोचता है कि ब्लड लाइन पाथ इसके अंदर बस एक ही बंदा सक्सेस पा पाया है जिसका नाम है नाइगू। वही सोर्स वर्ल्ड पाथ के अंदर भले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सक्सेस पाई है, लेकिन ये लू फेंग के लिए काफी ज्यादा अनसुटेबल है। एट द एंड ब्रेकिंग लॉज विथ फोर्स ये पाथ काफी ज्यादा रेयर है एंड काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बट स्टिल लू फेंग के लिए पॉसिबल है। बाकी पाथ्स तो इवन उसके लिए बने भी नहीं है। लू फेंग पहले सोच लेता है कि वो इसी पाथ को चूज करेगा, सबसे पहले लॉज को फोर्स के थ्रू ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर वो बार बार फेल होता है तभी जाके वो ब्लड लाइन पाथ को कंसिडर करेगा। जो लू फेंग था उसका डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, नेचुरली सबसे ज्यादा पावरफुल पाथ को सबसे पहले चूज करना चाहता था। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर अपने केव मेंशन के अंदर बैठ के अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अपने केव मेंशन के अंदर लू फेंग नोटिस करता है कि उसका जो ये एक्सेलरेशन चैम्बर होता है ये लगभग मिलियन फोल्ड तक स्पीड को बढ़ा देता है। इससे लू फेंग को इनफिनाइट एडवांटेजेस मिल रहे थे कल्टीवेशन करने के लिए। मतलब ऐसे समझ लो कि बाहर अगर एक एपॉक्स बीत रहा है तो अंदर काफी सारे मिलियंस ऑफ एपॉक्स बीत चुके होंगे। इतना भयानक लेवल का टाइम एक्सेलरेशन फीचर देख के इवन लू फेंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। ये बात हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो अपने फोकस को ब्लड लाइन स्टडी के ऊपर पूरी तरीके से लगा देता है। जो लू फेंग था वो कल्टीवेशन पाथ को चूज करता था, वो हाईली प्रिमोडियल ब्लड लाइंस को एनालाइज करता था, कॉर्प्स मटेरियल्स को एनालाइज करता था। लू फेंग काफी सरप्राइज होता है कि लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर उसे कंप्लीट रिकॉर्ड्स मिल रहे थे प्रिमोडियल लाइफ के। यहाँ पे कुल मिला के 800 प्लस मिलियन लो लेवल की ब्लड लाइंस थी, 5 प्लस मिलियन की हाई लेवल की ब्लड लाइंस एंड लगभग 30,000 प्लस लेवल की वर्ल्ड लेवल की ब्लड लाइंस। ये सारे के सारे कॉर्प्स मटेरियल्स के साथ अवेलेबल थी। इसमें से तो मोस्ट ऑफ द ब्लड लाइन जो थी वो फ्री में थी। जितनी भी ब्लड लाइंस है इन सारी की सारी ब्लड लाइन रिकॉर्ड्स को लॉर्ड स्टारलाइट के द्वारा कलेक्ट किया गया है। ना सिर्फ काउंटलेस प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को हंट किया बल्कि उन्हें कैप्चर किया। कहीं ना कहीं मनी मन लू फेंग के लिए जो स्टारलाइट लॉर्ड था काफी ज्यादा ऊंची पदवी के ऊपर पहुंच चुका था। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो एक वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन का रिक्वेस्ट करता है। इसका नाम था ब्लैक वाटर मोनार्क। ये एक पैनिकल एग्जिस्टेंस थी जिसकी कुल मिला के 19 मिस्ट्रीज थी। जो लैंड ऑफ ओरिजिन होता है वो इंस्टेंटली एक रिकॉर्ड जनरेट करता है। रिकॉर्ड के अंदर एक कंप्लीट इल्यूजन था, स्ट्रक्चर था, इसके अंदर सारे के सारे सीक्रेट पैटर्न्स एंड मिस्ट्रीज दिख रही थी। लू फेंग रियलाइज करता है कि जो डेटाबेस है ये आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसा ही है कुछ कुल मिला के। धीरे धीरे करके जो लू फेंग की आई ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड विजडम बुक है धीरे धीरे करके लेस वैल्यूएबल बन रही है क्योंकि उसका यूज ही नहीं पड़ रहा लू फेंग को। वही यहाँ पे एक और चीज लू फेंग ने नोटिस की थी, लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर कोई भी एंसेस्टर लेवल की ब्लड लाइन को रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐसी टाइप की जो ब्लड लाइंस होती है वो काफी ज्यादा हाईएस्ट लेवल की ब्लड लाइंस होती है एंड काफी ज्यादा लिमिटलेस पावर होती है इनके अंदर। तक ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं आया जो कि उन्हें पूरी तरीके से फुली एक्सट्रैक्ट कर सके। इवन लॉर्ड नाइगू भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया, जिससे लू फेंग को रियलाइज होता है कि जो करंट लू फेंग है उसके बीच
में एंड पीक मिस्ट्रीज के बीच में कितना बड़ा गैप है। लैंड ऑफ ओरिजिन है के अंदर मटेरियल टेलीपोर्टेशंस की भी कुछ टेक्निक है जिन्हें स्टारलाइट लॉर्ड के द्वारा क्रिएट की गई है, की मदद से आप इंस्टेंटली किसी भी नॉन लिविंग मैटर को इनफिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के थ्रू कहीं से भी कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हो। सेकंड्स के अंदर वो आपके सामने आ जाएगी। लू फेंग ने इसी चीज की मदद से अपने हाई की ट्रेजर्स जैसे कि उसका स्टार टावर, आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, विजडम बुक, स्काई स्प्लिटिंग सेबर, सब चीजों को उसने अपने सोर्स वर्ल्ड से यहाँ पे बुलाया, मंगवाया। कुल मिला के जब लू फेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी, जैसे कि ये वाला जो वर्ल्ड है यानी कि लैंड ऑफ ओरिजिन, अगर इसके ऊपर जो लॉर्ड्स है वो अगर बैटल हार जाता है उसका सोर्स वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, उसके लोग खत्म हो जाएंगे। लू फेंग को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, तो उसे पता था कि इवन अगर वो एक वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म भी बन जाता है तभी भी वो घंटा कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लेवल के लगभग हजारों से भी ज्यादा बीइंग्स है। एक बार कोई लॉर्ड बन जाए जाके कोई बैटल के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लू फेंग को अपने होमलैंड एंड काउंटलेस लाइव्स को प्रोटेक्ट करना था। धीरे धीरे करके लू फेंग का रियलाइजेशन बढ़ रहा था, डिटर्मिनेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था इस डिफिकल्ट पाथ के ऊपर चलने का, ब्रेकिंग लॉज विद फोर्स। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। लू फेंग सबसे पहले स्टार टावर को देखता है, क्योंकि लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर आप इवन लैंड ऑफ ओरिजिन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए लू फेंग स्टार टावर को ऑब्जर्व करता है। लैंड ऑफ ओरिजिन की एबिलिटी यूज करके जब लू फेंग स्टार टावर की ब्लडी स्केल्स को ऑब्जर्व करता है तो उसका सिस्टम रिवील करता है जो स्टार टावर है वो 3 इमोर्टल स्केल से बना हुआ है, जो वैन जिंग एंसेस्टर के कॉप से आए हैं। एक माइटी एंसेस्टर थे जो सेकंड ग्रेट वॉर के अंदर मारे गए थे। लैंड ऑफ ओरिजिन के सिस्टम से भी लू फेंग को लगभग 80% के आसपास ही जानकारी मिल पाई थी। ये भी काफी ज्यादा थी लू फेंग के लिए, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इवन जो स्टार टावर है उसका जो पार्शियल स्ट्रक्चर है उसी की मिस्ट्रीज वर्ल्ड लेवल ब्लड लाइन को समझने के साथ उसे और ज्यादा क्लोज लेके जाती है लाइफ एंड डेथ डाउ के। इसके साथ जो लू फेंग होता है वो इससे पहले कि अपना लॉन्ग टर्म क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर जाए, लू फेंग लैंड ऑफ ओरिजिन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहता था। इसलिए लू फेंग अपने ब्रेसलेट की मदद से एक इंसान को कांटेक्ट करता है कि एक हाई लेवल का प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म था, इसका नाम था चैंग, डार्क वर्ल्ड ग्रुप से बिलोंग करता था, यानी कि लू फेंग के होमलैंड से। चैंग लू फेंग को बताता है कि उनका जो ग्रुप है उसने कुल 13,922 हाई लेवल के प्रिमोडियल एंड एक सिंगल वर्ल्ड लेवल के वॉरियर को ब्रीड किया है। इस वक्त लगभग 10,000 से भी ज्यादा हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म जो कि लू फेंग के होमलैंड से बिलोंग करता है लू फेंग से मिलना चाहते हैं। लू फेंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है एंड फिर वो आगे अंदर मुंडी हिला देता है। लू फेंग भी इन लोगों से मिलना चाहता था, से में भी लू फेंग को काफी कुछ नॉलेज मिल सकता था। फेंग लू फेंग के लिए एक मीटिंग अरेंज करवाता है जो प्रिमोडियल आइलैंड के ऊपर होती है। प्रिमोडियल आइलैंड के ऊपर जब लू फेंग इतने सारे लोगों को देखता है, यानी कि 10,000 से भी ज्यादा हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म, सभी की उम्मीदें लू फेंग के ऊपर टिकी हुई थी। लू फेंग को रियलाइज होता है कि आगे जाके शायद से वो इन सभी लोगों का एक लीडर बनेगा। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जिस आइलैंड के ऊपर लू फेंग की मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी वहीं पे एक पर्पल जेड लेक था। इस लेक के पास हम लोगों को थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल के प्रिमोडियल क्रीचर्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि यहाँ पे गैदर हुए थे। सारे के सारे लू फेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस करते एंड कुछ बैटल फुटेजेस को देख रहे थे। इसके अंदर जो लू फेंग था वो उस लावा प्रिजनर के साथ फाइट कर रहा था, तभी उसने अपनी इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ दिखाई थी। अब इवन लू फेंग ने ब्रेडेड केज के थ्रू इवन अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था। जो फुटेज होती है काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती है। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लू फेंग से मिलना चाहते थे। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका जो डार्क वर्ल्ड ग्रुप है लू फेंग काफी ज्यादा आगे लेके जा सकता है। अगर फ्यूचर में जाके जो लू फेंग है वर्ल्ड लेवल का प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म या फिर लॉर्ड बनता है तो इसी के साथ इन लोगों के डार्क वर्ल्ड ग्रुप के भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पूरा का पूरा डार्क वर्ल्ड ग्रुप होता है लू फेंग को अपना लीडर घोषित कर देता है कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन को नहीं देखा था जो इवन ब्रेडेड केज के थ्रू भी ब्रेक थ्रू ना किया हो, इतना ज्यादा पावरफुल हो। इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों को एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। डार्क वर्ल्ड ग्रुप का एक और मेंबर था, इसका नाम था टियान लांग के। ये एक हेवनली वुल्फ था, ये सबसे ज्यादा मोस्ट टैलेंटेड प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म माना जाता है पूरे डार्क वर्ल्ड ग्रुप का, जिसे भी लॉर्ड जुआन के द्वारा पर्सनली गाइड किया गया है। ये अभी काफी ज्यादा क्लोज है वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन के, कि अगर 10 में से देखा जाए तो ये ऑलरेडी 6.8 के आसपास अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। बस कुछ 3.2 के करीब बचा है जो कि वो आराम से कुछ ऑक्सिलरी ट्रेजर्स के थ्रू अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसलिए ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है एंड एम्बिशियस। टियांग लोंग को ऐसा लगता है कि एक बार वो जैसी वर्ल्ड लेवल का लाइफ फॉर्म बन जाएगा पूरा डार्क वर्ल्ड ग्रुप उसी का हो जाएगा, इसलिए वो लू फेंग को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देता। उसे लू फेंग की कोई पड़ी थी। लू फेंग अपने अवतार को भेजता है पर्पल जेड लेक के अंदर ताकि वो इन सारे के सारे हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म से मिल सके। फेंग को लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग के सामने सर झुका रहे
थे। सारे के सारे लू फेंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। वो लू फेंग को डाउस ब्रदर लू फेंग कहता है। लू फेंग ने इवन अभी तक ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था अपना ब्रेडेड केज के थ्रू, के बाद भी लू फेंग लोगों का लीडर बन चुका था। वही यहाँ पे हम लोग को एक ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है, इसका नाम था चुआन। लू फेंग को बताता है कि यहाँ पे कुल मिला के 12,882 हाई लेवल के प्रिमोडियल्स है, सारे के सारे गैदर हुए बस एक को छोड़ के यांगलांग की। लू फेंग इमीडिएटली इस चीज को नोटिस कर लेता है। चुआंग लू फेंग को बताता है कि जो बंदा है ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, यही रीजन है कि ये आपके सामने झुकना नहीं चाहता। पूरे डार्क वर्ल्ड ग्रुप के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल थे, सभी लोगों ने लू फेंग के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, अपना सर झुका दिया था। बट ये जो टियान लाइंग के था, इसकी प्राइड ऐसी चीज थी, इसका कॉन्फिडेंस, इसका घमंड ऐसा था, इसे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा था कि ये लू फेंग से पहले अपना ब्रेक थ्रू करेगा। लू फेंग इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, स्ट्रेट वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो चैंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। वही हम लोग को यहाँ पे एक गोल्डन क्लॉथ वाली वुमेन भी देखने के लिए मिल सकती थी, जिसका नाम था वू यान। कहा जाए तो ये तीनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड हाई लेवल प्रिमोडियल ग्रुप के अंदर। अपनी जिंदगी किस तरीके से काटते हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लू फेंग को बताते हैं कि उनके जो अवतार है वो यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि वो ट्रेजर्स को हंट करते हैं, कुछ पेट्रोलिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ माइनिंग एंड कुछ इनिट ट्रू ट्रेजर्स को भी फाइंड करता है, यानी कि ढूंढता है। एंड उनकी स्ट्रेंथ की लिमिट एक्सप्लेन करता है लू फेंग को। लू फेंग को बताता है कि ज्यादातर जो वर्ल्ड ग्रुप प्रिमोडियल्स है सारे के सारे मिडिल स्टेजेस के ऊपर है, कुछ ये जो परफेक्शन के ऊपर पहुंच पाया है, जिसके अंदर से चैंग एक है एंड चैंग के बाकी के 2 कंपेनियन। लेकिन इसके लिए उन्हें मल्टीपल ब्लड लाइन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। उनके जो चांसेस है वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल बनने की वो काफी ज्यादा कम है। बस टियान लाइंग है ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि उसने डीप कॉम्प्रहेंशन किया था प्रिमोडियल ब्लड लाइन का, उसी की चांस है कि वो आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो हम सभी लोगों में सबसे ज्यादा एरोगेंस है। बाद इन लोगों का जो कन्वर्सेशन का टॉपिक होता है वो चेंज होता है एंड वो 7 लॉर्ड्स के ऊपर जाता है। लू फेंग को पता चलता है कि जो लॉर्ड योआन, स्टारलाइट लॉर्ड और लॉर्ड वुलन है, ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा टॉलरेंट है, यानी कि थोड़े बहुत नरम दिल के लोग हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काफी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। वही जो लॉर्ड मिंग हुआंग है थोड़ा नॉर्मल नेचर का है। जो बचे हुए 3 लॉर्ड्स है वो तो काफी ज्यादा श्रिक है, उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है कि वो आपके आखिरी शब्द हो सकता है। मैं काफी तक क्यूरियस था, इसलिए वो स्पेसिफिकली स्टारलाइट लॉर्ड के बारे में पूछता है, क्योंकि यही एक लौता बंदा था जिसने लॉस को फोर्स के थ्रू ब्रेक किया था। चैंग लू फेंग को एक्सप्लेन करता है कि जो स्टारलाइट लॉर्ड है वो एक टाइम में फ्यूजन डाउ कल्टिवेटर था लू फेंग की तरह ही। उसने अपना ब्रेक थ्रू प्रिमोडियल आइलैंड के ऊपर लगभग 12 ट्रिलियन एपॉक्स पहले किया था। ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ब्रेक थ्रू है। पूरे के पूरे सोर्स वर्ल्ड के अंदर काफी बार रिकॉग्निट किया, काफी सारे रेयर वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल सर्वेंट्स कायातू एंड इन सभी लोगों के साथ वो काफी सारे मिस्टीरियस रीजन्स एंड प्रिमोडियल स्पेसेस के अंदर घुमा। इतने सारे मेथड सीखने के बाद फाइनली उसका ब्रेक थ्रू हुआ। लू फेंग को रियलाइज होता है कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है एंड कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है ब्रेकिंग लॉस विद फोर्स के लिए। लू फेंग को ये भी पता चलता है कि जो स्टारलाइट लॉर्ड है उसको लगभग ट्रिलियंस ऑफ एपॉक्स लगी मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। मतलब कुल मिला के लू फेंग के लिए काफी ज्यादा लंबा रोड है, काफी ज्यादा लंबी जर्नी है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो अपने केव मेंशन के अंदर लौट जाता है प्रिमोडियल आइलैंड के ऊपर। आने के बाद लू फेंग अपना फर्स्ट सक्लूजन के अंदर जाता है। लू फेंग को कोई भी जल्दी नहीं थी भागने की, उसने सोचा था कि वो आराम से अपना कल्टीवेशन करेगा, सीडी बेस बनाएगा, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा, लगभग 56 मिलियन टाइप्स ऑफ लो लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन को स्टडी करेगा। लू फेंग के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि वो डाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ को प्रिमोडियल लेवल के ऊपर लेके आए। इसके लिए वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ब्लड लाइंस को रिफाइन करे, स्टडी करे। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फेंग ने अपना डीप कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता है। वो अपने छोटे मोटे फ्रेगमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा था, उसकी प्रिमोडियल ब्लड लाइन के अंदर उसके स्केल्स, फ्लैश, ब्लड, ड्रॉपलेट, छोटी छोटी चीजों के अंदर वो छोटी छोटी गलतियों को एनालाइज कर रहा था। लू फेंग ये सारा काम काफी ज्यादा आसानी से कर पा रहा था। जिस केव मेंशन के अंदर लू फेंग रह रहा था के अंदर लगभग 1000 फोल्ड एक्सेलरेशन का टाइम दौड़ता था। इसी चीज के कारण लू फेंग ने बस एक ही एरा के अंदर लगभग हंड्रेड्स ऑफ लो लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइंस को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। धीरे धीरे करके लू फेंग ये नोटिस कर रहा था कि उसका जो खुद का इंटीग्रेशन है वो इन सारे के सारे नेचुरल स्ट्रक्चर्स को धीरे धीरे करके सप्रेस कर रहा है। लू फेंग को रियलाइज होता है कि जो नेचुरली फॉर्म प्रिमोडियल ब्लड लाइंस होती है वो भले ही काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उसके अंदर भी काफी सारे फ्लॉज होते हैं, इसके कारण उनके पोटेंशियल लिमिट होती है। लू फेंग काफी ज्यादा स्किल्ड बन चुका था काफी सारे फ्लॉज को मार्क करने के लिए। लू फेंग पूरी तरीके से लो लेवल की स्टडीज को फिनिश कर लेता है, उसके बाद वो हाई लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइंस के ऊपर शिफ्ट करता है। यहाँ से लू फेंग को और ज्यादा एनलाइटमेंट मिलती है। इसके साथ लू फेंग के हॉरिजन्स और ज्यादा ब्रॉड होते जा रहे थे। अभी लू फेंग कल्टीवेशन करते करते थक जाता था, वो वापस से अपने सोर्स वर्ल्ड के अंदर निकल जाता था। वो अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता था, थोड़ा सा रिलैक्स करता था एंड वापस से अपनी कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर देता था। दूसरी तरफ हम लोग को इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के अंदर के वॉर्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जो जेड रिवर वर्ल्ड ग्रुप था काफी सारे कैटास्ट्रोफिक बैटल्स के साथ फाइट कर रहा था। बिलियंस ऑफ
वर्ड्स एंड सोर्स वर्ड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये सारा का सारा काम था इनिट प्रिमोडियल लाइफ कैंप्स का। फिलहाल जो 7 लॉर्ड्स से कल्टीवेटर कैंप के, जिसके युआन, स्टारलाइट, वुलन, जिन, नाइगू, मोमैन और गोल्डन लॉर्ड, इन सभी का नाम याद रखना, ये लोग आगे काम आने वाले काफी ज्यादा। कुल मिला के जो सामने वाले इनिट प्रिमोडियल लाइफ कैंप थे, उसके अंदर कुल मिला के 90 प्रिमोडियल एंसेस्टर्स थे, फाइट कर रहे थे हमारे 7 लॉर्ड से। मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। डेफिनेटली जो कल्टीवेटर साइड है वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज के अंदर है, लेकिन अगर आप सोच सकते हो कि 7 लॉर्ड्स ही अगर इन 90 प्रिमोडियल एंसेस्टर्स को संभाल रहे हैं, तो ये 7 लॉर्ड्स उन प्रिमोडियल एंसेस्टर्स के कंपैरिजन के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। हम लोगों को लॉर्ड जिन देखने के लिए मिलता है कि अपने कल्टीवेटर कैंप से होता है, बताता है कि इस बार उन्हें काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, वो बहुत बड़े लॉस के अंदर चले हैं। वही दूसरी तरफ जो वुलान एंड युआन थे, ये लोग भी काफी ज्यादा चिंतित थे क्योंकि इन्होंने अपनी एंडलेस टेरिटरी को खो दिया था। उनके एफर्ट्स पूरी तरीके से पानी में जा रहे थे। वही दूसरी तरफ जो स्टारलाइट लॉर्ड था, अपने मिस्ट्री ऑफ टाइम एंड फ्यूचर ऑब्जर्वेशन की मदद से इन लोगों को भविष्य में होने वाले छोटे मोटे चीजों के बारे में बता रहा था कि इस बंदे के पास फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी है। पूरी तरीके से ये देख नहीं सकता, बट ये एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता है काइंड ऑफ। जब ये फ्यूचर देखता है तो इसे हजारों पॉसिबिलिटीज नजर आती है, एंड उन हजारों पॉसिबिलिटीज के अंदर से जो पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा सेंस बनाती है, उसी का ये फ्यूचर बोल के बता देता है। बट जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर इसका बताया हुआ हमेशा सही हो। जो भी हो, इसकी जो फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा काम आती है। कल्टीवेटर कैंप के स्टारलाइट लॉर्ड होता है, वो बताता है जो प्रिमोडियल एंसेस्टर्स है, यानी कि जो इनेट लाइफ फॉर्म्स है, उनके पास इतने सारे एंसेस्टर लेवल के वॉरियर्स है, उनके एंसेस्टर्स आगे पीछे होते रहते हैं। कुल मिला के 90 से भी ज्यादा है, तो आप सोच ही सकते हो लॉन्ग टर्म बैटल के अंदर कुछ ऐसा होता है ना, जब सामने वाले 10 जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो पीछे वाले 10 आगे आ जाते हैं, एंड इसी तरीके से लोग रोटेट करते रहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लॉर्ड्स है, उनके पास कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, लोग बस साथ ही है, इन्हें बिना रुके फाइट करनी पड़ती है, चाहे फिर ये थक जाए या इंजर्ड हो जाए। लोगों को काफी ज्यादा डर भी लगता है कि जो सोर्स वर्ल्ड्स ये इनिट प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स डिवॉर कर रहे हैं, ये सोर्स वर्ल्ड्स वापिस से एक न्यू प्रिमोडियल एंसेस्टर को भी बर्थ कर सकता है। यानी कि गाइस, ये जो इनिट लाइफ फॉर्म्स होता है, इन्हें अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग डायरेक्टली एंसेस्टर लेवल के ऊपर अपना बर्थ ले सकता है, यानी कि डायरेक्टली लॉर्ड लेवल के ऊपर ये पैदा हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक नॉर्मल कल्टीवेटर को पता नहीं कहाँ से अपना सफर तय करना पड़ता है। बट चलिए, इस वक्त जो भी चीजें स्टारलाइट लॉर्ड कर रहा था वो अपने जिगरे के अंदर कर रहा था। इस वक्त जो स्टारलाइट लॉर्ड की 70% एनर्जी रिजर्व है, लू फेंग की कल्टीवेशन के अंदर काम आ रही थी। इस वक्त स्टारलाइट लॉर्ड उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था स्टारलाइट लॉर्ड के अलावा जितने भी बाकी के लॉर्ड से डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी पहले के कंपैरिजन के अंदर। जो एंसेस्टर से उन्होंने ये जो ड्रॉप इन स्ट्रेंथ था, इसे इमीडिएटली नोटिस कर लिया था। वो इस चांस को सीज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ऑफेंसिव अटैक्स को और ज्यादा पावरफुल बना दिया था। स्टिल इस वक्त जो युआन ने अपनी फॉर्मेशंस बना के रखी थी, एंड वुलान एंड बाकी लोगों ने भी इस फॉर्मेशंस के अंदर अपना हाथ डाल के रखा था, इसी कारण ये अभी भी जैसे तैसे करके झेल पा रहे थे सामने वाले इनेट प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को। कल के लिए जो इन लोगों की नई स्ट्रेटेजी थी वो बस इतनी थी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन लोगों को एंसेस्टर को डिले करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर देगा। जैसे वो अपना ब्रेक थ्रू करता है, इन एंसेस्टर्स के मुंह पे एक नया तमाचा पड़ने वाला है, एक सरप्राइज अटैक मिलेगा लू फेंग की तरफ से। अगर एक लॉर्ड भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी आमदनी हो जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस 7 लॉर्ड्स लगभग 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो अगर 8वां लॉर्ड आ गया तो आप सोच ही सकते हो कितना बड़ा ड्रॉबैक आएगा पूरे के पूरे वॉर के सिचुएशन के अंदर। जो लू फेंग था वो भले ही देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर चल रहा था, लेकिन इस वक्त वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट पाथ के ऊपर था। मतलब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, उसका डायरेक्ट पाथ था कि उसे लॉस को फोर्सफुली ब्रेक करना है। स्टारलाइट लॉर्ड इस चीज के अंदर लू फेंग की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। लू फेंग को पर्सनली इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। बस लू फेंग की मदद कर सकता था इस टाइम एक्सेलरेशन को बढ़ा के, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा था। इस वक्त जो लू फेंग था वो अपने डीप कल्टीवेशन के अंदर था। लू फेंग का जो प्रोग्रेस था वो काफी ज्यादा तेजी से चल रहा था। लू फेंग ने कुल मिला के जो 2729 कॉम्पेटेबल ब्लड लाइन्स थी, के अंदर से 2010 ब्लड लाइन्स को ऑलरेडी कॉम्प्रेहेंड कर लिया था, क्योंकि हेवीली लाइफ एंड डेथ कैटेगरीज की थी। लू फेंग ने ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पेटेबल ब्लड लाइन्स को स्टडी कर लिया था। लू फेंग अपने अगले कदम के ऊपर बढ़ना चाहता था, जैसे कि खुद का प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ क्रिएट करना। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग अपने क्रिएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस वक्त एक क्वाइट रूम के अंदर बैठा हुआ था। लू फेंग ने इस वक्त डैन पील्स, फ्रूट और वाइन को कंज्यूम करके रखा था, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली चीज है, ताकि वो अपनी सोल वाइटिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। वो अपने मेंटल स्टेट को पूरी तरीके से तरोताजा रखना चाहता था। इससे पहले वो अपना फर्स्ट ट्राई दे। लू फेंग के माइंड के अंदर ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप क्रिएट हो चुका था प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ का। अभी उसका मेन टास्क ये था कि उसे एक फुली
तरीके से एक सीक्रेट पैटर्न मैप क्रिएट करना है इस डाउ का। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फैंग होता है वो रफ स्केचेस को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। जो रफ स्केचेस थे प्रिमोडल लाइफ एंड डाउ के थे, उनको बनाने के लिए जो लू फैंग था उसे लगभग 10 से 18 एरास पूरी तरीके से लग जाते हैं। को काफी लंबा टाइम लग गया था। लू फैंग को काफी सारी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी। लू फैंग का जो कम्प्लीटेड मैप था काफी मैग्निफिसेंट था। शॉर्ट ये एंसेस्टर लेवल के सीक्रेट पैटर्न मैप के कंपैरिजन में था। इसके अंदर अभी भी काफी सारे फ्लॉज थे। जो लू फैंग था वो काफी सेटिस्फाई था। एटलीस्ट उसे कुछ नया सीखने के लिए मिला। उसके जो फ्यूचर अटेम्प्ट्स होंगे वो मे बी इस अटेम्प्ट के कंपैरिजन के अंदर काफी बेटर हो सकते थे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फैंग होता है उसके पास कुल मिला के 150 बिलियन टाइम्स ग्रेटर एनर्जी रिजर्व होता है, जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी से काफी ज्यादा है। लू फैंग अपने इतने ज्यादा जो एनर्जी रिजर्व है उसे बस एक ही फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकता था, वो था ब्लड सी। ब्लड सी के अंदर ही कुछ ह्यूमनाइड पार्ट्स को क्रिएट करके जो लू फैंग का कंट्रोल था इस वक्त माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा बेकार था। यानी कि जो लू फैंग था वो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम की मदद से अपनी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अपनी ओरिजिनल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसे ब्लड सी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था। लू फैंग डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पूरी की पूरी माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को वापिस से रीबिल्ड करेगा। फर्स्ट फेलियर के एक्सपीरियंस के साथ जो लू फैंग होता है वो सेकंड टाइम वापिस से प्रोसीड करता है। इस बार उसे 15 एराज लगते हैं सेकंड वर्जन को कंप्लीट करने के लिए। जो सीक्रेट पैटर्न मैप था पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा यूनिफाइड था। उसके अंदर काफी ज्यादा ग्लोइंग रिदम था लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ सुप्रीम पावर्स भी देखने के लिए मिल सकती थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो एक और क्लोन बनाता है, जो एक परफेक्ट क्लोन होता है। इसके अंदर 19.1 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व था कि जो स्पिरिचुअल पावर एंड बाकी की जितनी भी चीजें थी वो काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। कि पूरी की पूरी बॉडी ब्लड रेड स्केल आर्मर से ढकी हुई थी, किसी भी वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। जज करता है कि जो बॉडी है उसकी वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल कि वो आराम से किसी भी हाई लेवल प्रिमोडल लाइफ फॉर्म को झेल सके। इस बॉडी की प्रॉब्लम थी कि इस बॉडी के अंदर बस 3 ओरिजिन थे। उसे अपने बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ ओरिजिन बनाने थे, जिसके कारण उसकी जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए, वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस बन जाए। और उसके बॉडी के अंदर 3 ही ओरिजिन रहेंगे, उसकी ओरिजिन भी उसकी वीकनेस बन सकता है कि जैसे उसके ओरिजिन क्रैक होंगे वैसे वैसे लू फैंग वीक हो जाएगा। अगर उसके बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ ओरिजिन होंगे लू फैंग कभी मरेगा ही नहीं। एक तरीके से सामने वाला बंदा कितनी ओरिजिन को तबाह कर देगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपना थर्ड अटेम्प्ट देता है, एक और वर्जन बनाता है के अंदर और भी ज्यादा मिस्ट्रीज से लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के। इस क्लोन के अंदर 30 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व था। इसके जो इंटेल ओरिजिन्स थे उसके अंदर लगभग 100 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व स्टोर होता था। जो स्पिरिचुअल विल्ट्री ऑलरेडी वो वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल स्टेटस के ऊपर पहुंच चुकी थी। लू फैंग की फिजिकल बॉडी थी वो हेविली इंफ्यूज थी ब्लड कलर स्केल से, पूरी तरीके से एक इंडेस्ट्रक्टेबल वेपन जैसी दिखती थी। अभी भी लू फैंग को कुछ न कुछ गलत लग रहा था। लू फैंग की बॉडी थी उसके अंदर इमेंस डिस्ट्रक्टिव प्रेजेंस थी, ये अपनी ट्रू फाउंडेशन से काफी ज्यादा अलग थी। फैंग को सडनली रियलाइज होता है कि वो गलत पाथ के ऊपर चल रहा है। जो लू फैंग का फाउंडेशन डाउ था वो कोई बैलेंस लाइफ एंड डेथ डाउ नहीं था। लू फैंग के लिए लाइफ सबसे पहले थी, उसके बाद डेथ और उसके बाद डिस्ट्रक्शन एज अ कॉम्प्लीमेंट। वो अपने आप को फ्लॉलेस बनाने के चक्कर के अंदर ट्रू एसेंस को भूल गया। लू फैंग का रियल पाथ है वो एक्सट्रीम पाथ ऑफ लाइफ है, उसके एक्सट्रीम पाथ ऑफ लाइफ के बाद ही उसकी डेथ आती है एंड बाकी के पाथ आते हैं। इसके साथ लू फैंग को रियलाइजेशन होता है कि उसका ये जो थर्ड अटेम्प्ट है भले काफी ज्यादा इमेंसली पावरफुल दिखता है, इसके अंदर काफी सारे फ्लॉज है एंड यही रीजन है कि ये केज के थ्रू ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो गाइस ये वाला जो एपिसोड है यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लू फैंग को ब्रेक थ्रू करते हुए देखेंगे एंड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और 2 एपिसोड के अंदर सोलो स्टार सीरीज खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वेटिंग। भाई हम लोगों को जो लॉर्ड्स होते हैं वो आपस में आर्ग्यू करते हुए देखने के लिए मिलता है कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कल्टीवेटर्स के ऊपर काफी ज्यादा हैवी रिसोर्सेज खर्च करके उन्हें लॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, फिर अपने मेथड्स को चेंज करना चाहिए। वुमैन एंड गोल्डन लॉर्ड ये बिलीव करते थे कि अगर किसी पर्सन के ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किया जाए तो वो आगे जाके एक वीक कल्टीवेटर ही बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स होता है उनको काफी ज्यादा हार्श टेम्परिंग की जरूरत होती है। इसके बाद इन लोगों का जो डिस्कशन होता है वो लू फैंग के ऊपर शिफ्ट होता है। युआन ने लू फैंग का टैलेंट को देखा था कि जो लू फैंग है वो एक फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर है। बाकी के जो लॉर्ड्स थे जो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था लू फैंग के अंदर। उन्होंने कहा एक बार जैसे जो लू फैंग है वो ब्लड लाइन को रिफाइन कर लेगा उसके बाद उसकी विल पल्यूट हो जाएगी एंड उसका जो आगे का पाथ है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा लॉर्ड बनने का। बस स्टारलाइट लॉर्ड ही था जिसे लू फैंग को लेकर थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी, इसलिए जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो लू फैंग के फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करता है। वो कम से कम 30 मिलियन पॉसिबल फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करता है लू फैंग के, इसमें से 9 फ्यूचर्स के अंदर जो लू फैंग है वो सक्सेसफुली लॉर्ड बन चुका है। कुल मिला के जिन 9 पॉसिबिलिटीज के अंदर लू फैंग लॉर्ड बना था उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी थी कि लू फैंग है वो वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन को रिफाइन करके लॉर्ड बनेगा। और बाकी के 8 टाइम्स के अंदर पॉसिबिलिटी थी कि जो लू फैंग है वो लॉस को ब्रेक करके फोर्सफुली लॉर्ड बनेगा, अपना खुद का पाथ को फोर्ज करेगा। और ये जो पॉसिबिलिटीज थी काफी ज्यादा कम थी
लेकिन स्टिल जो स्टारलाइट लॉर्ड था उसे लू फेंग के पोटेंशियल के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था कि फिलहाल जो लू फेंग था उसका पोटेंशियल यंगर जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर लू फेंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक क्लिफ के एज के ऊपर बैठा हुआ था। वो पूरे के पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन को देख रहा था, दारू पीते पीते अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू आसपास के आइलैंड्स को सर्वे कर रहा था। ऑब्जर्व करता है कि ये जगह कितनी ज्यादा पीसफुल है, कितनी ज्यादा सेफ है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लैंड ऑफ ओरिजिन है ये एक तरीके की एक ट्रेजर्ड सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे काफी सारे मल्टीपल लॉर्ड्स है। लेकिन वही इस जगह के बाहर काफी ज्यादा घमासान यूज चल रहा है। कल्टिवेटेड टेरिटरी है वो काफी ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रही है। कुछ टाइम पहले तक 3600 वर्ल्ड ग्रुप्स थे, लेकिन अभी बस 2922 वर्ल्ड ग्रुप बचे हैं। इसी के साथ काफी सारे जो वर्ल्ड ग्रुप्स है वो अभी भी फॉल कर रहे हैं। भले इसके साथ साथ हम काफी सारे प्रिमोडियल एंसेस्टर्स को भी मार रहे हैं, लेकिन गाइस ये प्रिमोडियल एंसेस्टर्स मरते हैं और फिर वापस से पैदा हो जाते हैं। तो इनिट प्रिमोडियल लाइफ कैंप्स है वो काफी ज्यादा रेकलेसली फाइट कर रही है। उनके पास इम्यून रिजर्व है स्ट्रेंथ का, से उन्हें किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं है। वही दूसरी तरफ जो 7 लॉर्ड्स है वो सिचुएशन को इस वक्त रिवर्स नहीं कर पा रहे, ना वो फ्यूचर के अंदर कर पाएंगे। वर्स के सिनेरियो के अंदर सारी चीजें पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लू फेंग काफी ज्यादा चिंतित था, उसे अपने होमलैंड की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो इन सारे सोर्स वर्ल्ड के अंदर उसका सोर्स वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपने फर्स्ट सक्लूजन के बाहर आता है। उसका जो फर्स्ट सक्लूजन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, लगभग 3.7 मिलियन एपॉक्स का। लेकिन ये 3.7 मिलियन एपॉक जो है वो बस उसके टाइम एक्सेलरेशन के अंदर ही बिके थे। असल में अगर बाहर देखा जाए तो बाहर के हिसाब से बस 3 एपॉक्स बीते थे। अब गाइस आप लोग देख रहे हो 3.7 मिलियन एपॉक्स कहाँ रह गए और 3 एपॉक्स कहाँ रह गए। लू फेंग ने इस टाइम के अंदर लगभग 56 मिलियन लो लेवल की प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को स्टडी किया एंड लगभग 3,20,000 हाई लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को। इसके कारण जो लू फेंग का फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा डीप हो चुका था। लू फेंग की स्पिरिचुअल विल अभी पहले के कंपैरिजन के अंदर 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। हाई लेवल प्रिमोडियल कल्टिवेटर्स के अंदर लू फेंग टॉप के ऊपर था। उसका माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम जो कि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कि लू फेंग ने 32,000 से भी ज्यादा ब्लड लाइन्स को काफी ज्यादा अच्छी से स्टडी कर लिया था। उसका प्रिमोडियल पावर सिस्टम उसके अंदर उसका ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू हुआ था, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है प्रिमोडियल फोर्स से। ये जो चीज थी एक तरीके का उसका एक नया फाउंडेशन बना था उसके एक नए कल्टिवेशन पाथ के लिए। साथ लू फेंग ने वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को भी धीरे धीरे करके कॉम्प्रहेंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो शुरू में लू फेंग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन लगभग 5 लाख एपॉक्स के बाद लू फेंग थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रहेंड कर पा रहा था। अभी वो बिल्कुल भी कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे करके जो लू फेंग था वो परेशान होते जा रहा था। लू फेंग ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। उसने 73 मोस्ट कॉम्पेटेबल ब्लड लाइन्स को अपने पाथ के लिए सिलेक्ट किया। वही उसके अंदर लू फेंग को एक ब्लड लाइन मिली जो थी स्टार सीड डोमेन लॉर्ड ब्लड लाइन। उसको लू फेंग ने 70% प्लस कॉम्प्रहेंड कर लिया था। इसके कारण लू फेंग को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिल चुका था वर्ल्ड लेवल प्रीमियल बनने का। टाइम के साथ साथ जो लू फेंग था कब लगभग 10 मिलियन प्लस एपॉक्स बीत जाता है। लू फेंग ने कुल मिला के 15 अपने लिए कॉम्पेटेबल वर्ल्ड लेवल की ब्लड लाइन्स को कॉम्प्रहेंड कर लिया था, 70% से ज्यादा। लेकिन वो जानता था कि अगर इतनी सारी ब्लड लाइन्स को लू फेंग रिफाइन करेगा तो उसका मेमोरी पोल्यूशन हो सकता है, धीरे धीरे करके उसका डाउ डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके चांसेस कम हो सकते हैं लॉर्ड बनने के। दूसरी तरफ जो लॉर्ड युआन थे उन्हें धीरे धीरे करके लू फेंग के प्रोग्रेस की सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी। उन्हें पता चलता है कि लू फेंग के अचीवमेंट के अंदर जो लू फेंग है उसने अभी तक 15 वर्ल्ड लेवल की ब्लड लाइन्स को कॉम्प्रहेंड कर लिया है। तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था किसी फ्यूजन डाउ कल्टिवेटर के लिए। लेकिन युआन के लिए ये चीज इतनी भी कुछ खास नहीं थी। ये एक लॉर्ड बनने के लिए लू फेंग का जो करंट प्रोग्रेस था वो अभी भी काफी ज्यादा स्लो था। दूसरी तरफ हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि काफी खुश था अपने प्रोग्रेस से। लू फेंग ने कुल मिला के 73 वर्ल्ड लेवल की प्रिमोडियल ब्लड लाइन्स को सिलेक्ट किया था। के अंदर से 15 को उसने 70% तक कॉम्प्रहेंड कर लिया था, बची हुई को उसने 40 to 50% कॉम्प्रहेंड किया था। एक ब्लड लाइन की स्टडी के साथ के सीक्रेट पैटर्न्स, कॉप्स, मटेरियल्स, इन सभी चीजों को आपस में कंपेयर करने के साथ साथ जो लू फेंग के हॉरिजन थे वो काफी ब्रॉड होते जा रहे थे। लू फेंग को काफी स्टडी गेन्स मिल रहे थे। लू फेंग के दिमाग के अंदर धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, क्योंकि एज लॉन्ग एज उसका जो प्रोग्रेस है वो किसी जगह के ऊपर रुक नहीं जाता, इवेंचुअली वो अपने गोल के पास रीच कर ही जाएगा। तो जो लू फेंग होता है वो धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है कि जो वर्ल्ड लेवल की प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स होती है उनके पास इतनी बड़ी बॉडी क्यों होती है। अगर किसी सोर्स वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो उनके जो बॉडी का साइज है वो सोर्स वर्ल्ड के कंपैरिजन के अंदर बस 1% होता है। देख सकते हो कि इनका बॉडी साइज कितना बड़ा है। इसके साथ साथ जो लू फेंग है वो अपनी कल्टिवेशन फाउंडेशन के अंदर माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम, लाइफ सिस्टम, डिस्ट्रक्शन पावर और साथ ही साथ प्रिमोडियल पावर सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने फिजिकल बॉडी सिस्टम को अपना 5th पाथ
क्रिएट कर लिया था। इसी तरीके से इन पांचों सिस्टम्स को एक साथ वो अपना बेस बना के चल रहा था। लू फेंग को ऑलरेडी अभी उन 73 वर्ल्ड लेवल की ब्लड लाइन्स का एक्सपीरियंस हो चुका था। लू फेंग अभी पूरी तरीके से पूरा एक फुल सेट उठा लेता है 2729 ब्लड लाइन्स का, जो कि पूरी तरीके से मिक्स थी, यानी कि कुछ लाइफ के ऊपर बेस्ड थी, कुछ डिस्ट्रक्शन के ऊपर एंड कुछ लाइफ एंड डेथ पाथ के ऊपर। लू फेंग उन्हें कंटिन्यूसली कॉम्प्रहेंड करता रहता है रिपीटेडली। लगभग लू फेंग हर एक ब्लड लाइन को 30 बार रिफाइन करता है एंड हर बार जब वो उसे रिफाइन कर रहा था तो लू फेंग को कुछ नया पता चलता था। धीरे धीरे करके जो लू फेंग के गेन्स थे वो कम होते जा रहे थे, क्योंकि लू फेंग जितना किसी एक ब्लड लाइन से समझ सकता था लू फेंग ऑलरेडी समझ चुका था। जो लू फेंग होता है वो पूरी तरीके से उन 43 वर्ल्ड लेवल की ब्लड लाइन्स को भी कॉम्प्रहेंड कर लेता है। क्योंकि फाइनली जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था वर्ल्ड लेवल स्टेज के ऊपर। फाइनली लू फेंग एक कदम और आगे बढ़ाता है एंड वो एंसेस्ट्रल लेवल के कॉप्स मटेरियल्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जो और ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर लू फेंग प्रीमोडियल एंसेस्ट्रल मटेरियल्स को कॉम्प्रहेंड नहीं करता तो वो किस तरीके से अपने डाव को रिफॉर्म करेगा लाइफ एंड डेथ के। फेंग ऑलरेडी 3.5 बिलियन एपॉक्स बिता चुका था सक्लूजन के अंदर, जब से उसने लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर अपना स्टडी करना स्टार्ट किया था। फेंग को पता चलता है कि जो कल्टीवेटर कैंप है उसके पास कुल मिला के 31 एंसेस्ट्रल लेवल के कॉप्स मटेरियल्स है जो इस वक्त अवेलेबल है। के अंदर से जो 17 है वो स्लेन प्रीमोडियल एंसेस्टर क्या है, बाकी के जो है तो उन्हें खरीदा गया है या फिर उन्हें बाकी किसी और तरीके से पाया गया है। स्लेन प्रीमोडियल एंसेस्टर का मतलब है गाइस इन्हें स्लॉटर किया गया हो एक तरीके से। इससे लू फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है कि कल्टीवेटर कैंप कितनी ज्यादा पावरफुल है कि इतने सारे एंसेस्टर्स को उन्होंने मारा है। बट इसी के साथ ये चीज भी प्रूव होती है कि बाहर इनफिनाइट प्रीमोडियल स्पेस के अंदर कितना ही ज्यादा खतरा है। इवन एंसेस्टर लेवल के लाइफ फॉर्म्स भी मारे जाते हैं। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो ऐसी ब्लड लाइन्स को देखता है जिसके अंदर हाई कॉम्पैक्टेबिलिटी होती है लाइफ डिस्ट्रक्शन पैटर्न की। जितने भी वो 31 एंसेस्टर लेवल के कॉप्स थे उनके अंदर से किसी के अंदर भी 70% या फिर 60% के आसपास ही लाइफ डिस्ट्रक्शन रेशियोज था। लू फेंग के लिए जो बेस्ट था वो था लगभग 39% के आसपास। फाइनली लू फेंग को वैंग जिंग एंसेस्टर के कॉप्स मिलता है, इसके अंदर 34% के करीब लाइफ रेशियो था, जो कि सेकंड रैंक करता था। लू फेंग रियलाइज करता है कि ये जितने भी एंसेस्टर लेवल के कॉप्स है इनकी लाइफ सीक्रेट पैटर्न्स काफी ज्यादा वीक है, इसके कारण ये मारे जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो स्टडी लू फेंग करता है, यानी कि लू फेंग के डाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर लू फेंग लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जब कोई अपनी जान बचा पाएगा तभी वो किसी की जान ले सकता है। अगर कोई अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे की जान लेके भी क्या ही उखाड़ लेगा। लू फेंग सोचता है कि क्योंकि उसके लिए जो कॉम्पेटेबल ब्लड लाइन है इस वक्त वो वेंजियन एंसेस्टर कॉप्स मटेरियल की है, जो ऑलरेडी सेकंड मोस्ट पावरफुल ब्लड लाइन थी। लू फेंग इसी कॉप्स मटेरियल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वेंजिंग एंसेस्टर थे वो एक तरीके से सोर्स से स्टार टावर के ब्लड स्केल के, इसके थ्रू लू फेंग को ऑलरेडी पास्ट लाइफ के अंदर काफी ज्यादा मदद मिली है। इस वक्त भी ये सबसे ज्यादा कॉम्पेटेबल मटेरियल लू फेंग के लिए बन रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टार टावर लू फेंग के लिए कितना ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है। एक तरफ जहाँ पे लू फेंग ऑलरेडी एंसेस्टर लेवल का कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट कर चुका था, दूसरी तरफ लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर वो जो 7 लॉर्ड्स थे वो अभी भी काफी ज्यादा शांत थे। 4 लाइट लॉर्ड्स ने बाकी लोगों को वार्न कर दिया था कि वो जो प्रीमोडियल एंसेस्टर्स है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि वो ऑलरेडी हमला कर चुके हैं। 4 लाइट लॉर्ड की जो आवाज थी वो बाकी के 6 लॉर्ड्स के कानों के अंदर गूंज रही थी। उसी के अगले चैप्टर के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इनफिनाइट प्रीमोडियल स्पेस के अंदर जो 7 लॉर्ड्स थे वो ऑलरेडी एक और बड़े बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। इस बार उन्हें 70 प्रीमोडियल एंसेस्टर्स के साथ फाइट करनी थी। और ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा अनइक्वल लग रहा होगा कि 7 के खिलाफ 70 लाइट रहे। जो लॉर्ड्स होता है क्योंकि उन्होंने डाउस की मिस्ट्रीज को पूरी तरीके से सॉल्व करके रखा है, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनकी जो टेक्निक्स होती है वो पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल होती है। इवन अगर वो लॉर्ड्स काफी ज्यादा वीक भी हो जाए स्टिल उनकी जो टेक्निक्स होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है इन इनेट प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स के अगेंस्ट। इसलिए जो एंसेस्टर्स होते हैं इनेट प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं और इनकी जो चोटें होती है वो लंबे टाइम तक हील नहीं हो पाती। देखिए अभी तक ये जो 70 एंसेस्टर्स हैं इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंजर्ड पड़े हुए हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए। लेकिन क्योंकि जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, धीरे धीरे करके उनके अंदर जो डेस्परेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी काफी कुछ खो चुके हैं। अभी वो कल्टीवेटर कैंप को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गलती से कोई नया कल्टीवेटर वापिस से लॉर्ड बन जाता है तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ जो युआन था वो अभी भी लू फेंग के ऊपर फोकस कर रहा था। फेंग ने अभी तक 43 टाइप की वर्ल्ड लेवल की प्रीमोडियल ब्लड लाइन्स को कॉम्प्रहेंड कर लिया था, लेकिन अभी भी लॉर्ड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए लू फेंग काफी ज्यादा पीछे था। उनको काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, धीरे धीरे करके अपने टेरिटरीज को खो रहे थे, अपने वर्ल्ड ग्रुप्स को खो रहे थे। हर एक वर्ल्ड ग्रुप को खोना ऐसा था जैसे कि वो अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को खो रहा हो। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो कंटिन्यूसली अपना कल्टीवेशन कर रहा था बिना रुके। एंड अभी तक जो लू फेंग था वो 31 तरीके की प्रीमोडियल एंसेस्टर्स की
कॉप्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुका था। उसके थ्रू लू फेंग को रियलाइज होता है कि जो एंसेस्टर है इनके बॉडी के अंदर कोई भी डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई भी डोमिनेटिंग डाउन नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे रेड फ्लेम स्नेक एंसेस्टर को लिया जाए, उसके बॉडी के अंदर बस फ्लेम सीक्रेट पैटर्न ही 31% के आसपास है, बाकी के जितने भी उसकी एबिलिटीज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही अगर दूसरी तरफ लॉर्ड्स को देखा जाए, वो बस किसी एक डाव के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी करता है, तब जाके वो उस प्रिमिडियल लेवल के ऊपर पहुंचता है। इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा फोकस्ड और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। और जो लू फेंग है वो काफी कुछ स्टडी कर रहा था, वो काफ़ी सारी फाउंडेशंस को स्टडी कर रहा था, माइंड, बॉडी, विल, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उसने बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं था। स्टिल जो लू फेंग था वो हार नहीं मान रहा था, क्योंकि दिन ब दिन उसे कुछ न कुछ नया पता चल रहा था। इन चैप्टर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर, जहाँ पे हम लोग को मोर्शा भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था। और इस वक्त जो मोर्शा था वो युलान सिटी के अंदर बहुत बड़ी ऑथोरिटी गेन करता था। दूसरी तरफ लू फेंग के फेस के ऊपर अभी भी 12 बजे हुए थे, क्योंकि लू फेंग को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और वो जो इनेट प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म्स है वो अगर जीत गए तो पूरी तरीके से हर एक के टेरिटरी के अंदर डीपली घुस जाएंगे एंड कोई नहीं बचेगा, सभी के सभी मारे जाएंगे, कि अपने लोग मारे जाएंगे। इनको एक और चीज पता चलती इतनी ज्यादा स्टडी के बाद, कुल मिला के 9 तरीके के जो डाउस होता है वो आपस में इंटीग्रेट करता है सीमलेसली, जाके एक सोर्स वर्ल्ड बनता है। इसलिए जो लू फेंग होता है वो अपनी बायोमेट्रिक डिस्ट्रक्शन आई को एक्टिवेट करता है, अपने सोर्स वर्ल्ड को देख के उसको स्टडी करने लग जाता है। रियलाइज होता है कि जो उसका ओरिजिन है सोर्स वर्ल्ड का वो एक तरीके के कोर से बना है, जो कि पूरी तरीके से इमॉर्टल है। एज लॉन्ग एज वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे, सोर्स वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वापस से रिबॉर्न हो जाएगा। इसलिए जो एंसेस्टर्स है वो ओरिजिन को खाना चाहते हैं। ओरिजिन को कंज्यूम करने के साथ के आगे के जो ब्रेक थ्रू है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फाइनली बिलियंस ऑफ एपॉक्स के बाद एंड काफी सारे एफर्ट्स लगाने के बाद जो लू फेंग होता है उसे एक फीलिंग आती है, एंड ये जो फीलिंग थी ये ब्रेक थ्रू की फीलिंग थी। इस वक्त लू फेंग के सामने काफी कुछ पड़ा हुआ था, जैसे कि अनयूनिफाइड सीक्रेट पैटर्न्स उन एंसेस्टर्स के बॉडी के एंड उनके परफेक्ट डाउ इंटीग्रेशन के, इसी के साथ उसके सोर्स वर्ल्ड के पैटर्न। सडनली लू फेंग को पता चलता है कि आखिर इन एंसेस्टर के स्ट्रेंथ के पीछे का ट्रू प्रिंसिपल क्या है। लू फेंग को एक नया पाथ देखने के लिए मिलता है, इसके थ्रू वो लॉज को फोर्सफुली ब्रेक कर सकता था। जहाँ पे जो लू फेंग है वो एनलाइटमेंट को हासिल कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा नजदीक था। मोरिशा नोटिस करता है जो उसका मास्टर है वो कुछ बड़बड़ा रहा है। मोरिशा को कुछ समझ आता है कि उसके मास्टर को कुछ समझ आ रहा है, इसलिए वो तुरंत उसके मास्टर को गार्ड करना स्टार्ट कर देता है, किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देता। समझ रहा था कि उसका जो मास्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज के अंदर है। इस वक्त फेंग के दिमाग के अंदर कुछ नई चीजें क्लियर हो रही थी कि एक सोर्स वर्ल्ड और प्रिमिडियल लेवल का एंसेस्टर, ये अगर देखा जाए तो फंडामेंटली एक इक्वल लेवल की एंटिटीज है। देखा जाए तो नॉर्मली सोर्स वर्ल्ड क्या होता है, एक वास्ट फिजिकल बॉडी जिसके अंदर कोई सोल नहीं होती, लेकिन एक बार वो अपने मास्टर के साथ बाउंड हो जाता है, उसके पास एक सोल भी आ जाती है, जिसके कारण वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो डायरेक्टली एक एंसेस्टर के साथ एक डायरेक्ट कॉम्बैट के अंदर लड़ सकता है। थ्रू लू फेंग को एक नई चीज पता चली, मिस्ट्री ऑफ लाइफ कोर। हर एक इनेट प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म के पास अपना खुद का एक लाइफ कोर होता है, इवन एंसेस्टर लेवल के लाइफ फॉर्म्स के पास भी। कल्टिवेटर्स को हमेशा से ये उनकी एक वीकनेस लगती है कि एक बार जैसी उनका लाइफ कोर शटर करेगा वो खत्म हो जाएंगे। लू फेंग को अभी एक चीज रियलाइज होती है कि ये कोई फ्लॉ नहीं है, उनका ट्रू ओरिजिन है, उनका ट्रू पोटेंशियल है। जैसे जैसे उनका जो लाइफ कोर है वो ग्रो होगा, वैसे वैसे उनकी जो ब्लड लाइन है वो इवॉल्व होगी। वही दूसरी तरफ जो कल्टिवेटर्स होते हैं उनके पास कोई भी ओरिजिन नहीं होता, यानी कि उनके पास कोई भी उनका लाइफ कोर नहीं होता, इसलिए उन्हें एक्सटर्नली प्रिमिडियल ब्लड लाइंस को कॉम्प्रहेंड करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है और धीरे धीरे करके इवॉल्व होना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज के साथ ग्रो करता है। इसलिए अगर देखा जाए तो जो ब्लड लाइन है वो बस एक आउटर शेल है, लाइफ कोर एक तरीके का एसेंस है। फिर कुछ चीजों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि अगर एंसेस्टर के ओरिजिन को देखा जाए तो उसका वो मटेरियल लाइफ कोर है, इसके अंदर इम्यून्स एनर्जी है। भाई अगर लॉर्ड्स के ओरिजिन को देखा जाए तो वो एक तरीके का डाव है। जो लॉर्ड्स होता है वो किसी भी डाव के अंदर मास्टरी करता है तो वही उनका ओरिजिन बन जाता है। इसी के थ्रू उनके फिजिकल डिफरेंसेस भी समझ आता है। सिस्टर के पास काफी ज्यादा मैसी बॉडी होती है, उनको पावर मिलती है उनके कोर से। वही जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास कोई फिजिकल ओरिजिन नहीं होता, लेकिन उनकी जो फिजिक होती है वो काफी ज्यादा स्मॉल होती है एंड उनके पास लिमिटेड एनर्जी स्टोरेज होती है। बाद लू फेंग खुद के ऊपर फोकस करता है कि उसका जो लाइफ एंड डेथ डाव है लाइफ के ऊपर ज्यादा लीन करता है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है कंपेयर टू डिस्ट्रक्शन। लू फेंग किसी तरीके से ओरिजिन के एसेंस को कॉम्प्रहेंड कर लेता है, अपने अंदर ही लगभग बिलियंस ऑफ ओरिजिन को क्रिएट कर सकता है। यानी कि उसको एक कमजोरी पता चल गई थी गाइस कि कुल मिला के जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास अपना खुद का कोई ओरिजिन नहीं होता, क्योंकि उनके पास ओरिजिन नहीं होता इसलिए उनके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती। नॉर्मली जो कल्टिवेटर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो इनेट लाइफ फॉर्म्स होता है, जो प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म्स होता है, उनका कोर उनकी कमजोरी है, बार उनका कोर शटर कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। गाइस ऐसा नहीं है, उनका जो कोर है वो उनका पूरा का पूरा पावर हाउस है, उसके अंदर इमेंस एनर्जी है। लॉर्ड्स के पास कोई भी
भी कोर नहीं होता, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उनके पास जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड पावर को शो कर पाता है। इसी के साथ लू फेंग को खुद का पाथ मिलता है, क्योंकि उसका जो लाइफ एंड डेथ है लाइफ की तरफ थोड़ा सा ज्यादा लीन है। डिस्ट्रक्शन जो है वो उसका बस एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। लू फेंग किसी तरीके से एसेंस ऑफ ओरिजिन को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर लेता है। वो अपने अंदर लगभग बिलियंस ऑफ ओरिजिन को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। यानी कि आप देख रहे हो लू फेंग के अंदर एक लॉर्ड की पावर्स भी होगी और एंसेस्टर की पावर भी होगी। एंसेस्टर्स यानी कि इनेट लाइफ फॉर्म, इनेट लाइफ फॉर्म्स यानी कि उनके पास होता है उनका लाइफ को। जब लू फेंग अनकाउंटेबल लाइफ कोर्स को अपने बॉडी के अंदर बना पाएगा, सोच सकते हो आप लू फेंग को कभी किसी एनर्जी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फेंग अपने आप के अंदर ही एक पूरा का पूरा पावर हाउस रहेगा। से जो लॉर्ड्स की दिक्कत है, जो लॉर्ड्स के अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस है, उनके पास एनर्जी की काफी ज्यादा कमी होती है, ये हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से वो एक अनडिस्ट्रक्टेबल लाइफ फॉर्म क्रिएट कर सकता है इनफिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के अंदर। लू फेंग के बॉडी के अंदर जो लू फेंग के जो लाइफ कोर है, ये कोई कमजोरी नहीं बनाएगी बल्कि उसकी ताकत बनेगी। लू फेंग के बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ ओरिजिन होंगे, मिलियंस ऑफ कोर होंगे। लू फेंग के अगर 10-12 हजार 15 हजार 2-3 लाख कोर अगर शैटर भी हो जाते हैं, एक घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लू फेंग मरने नहीं वाला, वो हल्का फुल्का सा वीक हो जाएगा। लेकिन वही एंसेस्टर्स की बॉडी के अंदर उनका एक ही लाइफ कोर होता है, शैटर तो खल्लास। एंड वही जो लॉर्ड होते हैं उनके पास तो कोई लाइफ कोर ही नहीं होता। इसी के साथ लू फेंग को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है, उसका एक्चुअल पाथ क्या है। इसी के साथ जो 5 तरीके के सिस्टम्स को लू फेंग पहले कॉम्प्रहेंड कर रहा था, जैसे कि माइंड, लाइफ, डिस्ट्रक्शन, प्रिमोडियल फोर्स और फिजिकल बॉडी, के साथ एक और ऐड हो चुका था, जो था उसका सेंट्रल सिस्टम। ये आगे जाके उसका फ्यूचर बनने वाला है प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ के अंदर। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर, लॉर्ड युआन देखने के लिए मिलता है। इस वक्त कल्टीवेटर कैंप के अंदर टॉप 7 सुप्रीम लॉर्ड्स के अंदर से एक है। युआन डीप मेडिटेशन के अंदर बैठा हुआ था, उसके बॉडी से निकलने वाला जो ऑरा था वो एक अलग ही लेवल का था। उसके आजू बाजू के अंदर हम लोगों को ड्रैगन्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि उसकी बॉडी को कॉइल कर रहे थे। जो युआन होता है उसका एक्चुअल में एक मैसेंजर होता है, जो कि युआन को आके सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड मैसेजेस देता है। युआन का जो मैसेंजर होता है वो युआन को बताता है 7 लाइन वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। चैंक्यू ओरिजिन वर्ल्ड वो पूरी तरीके से डिवॉर कर लिया गया है। आइस पीक कैंप उसकी टेरिटरी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और बाकी की और कुछ के टेरिटरी और 12 वर्ल्ड ग्रुप्स ऑलरेडी इनेट प्रिमोडियल वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स के अंडर में जा चुके हैं। सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जानता था कि जो कल्टीवेटर कैंप है वो पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो रहा है धीरे धीरे करके इनेट प्रिमोडियल लाइफ कैंप के थ्रू। गाइस एट द एंड इनके पास काफी ज्यादा कम लॉर्ड्स थे, बस 7 लॉर्ड्स थे इनके पास। इनके सामने लगभग 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स थे। वही इसी के साथ साथ कुछ माइनर अपडेट्स लू फेंग की भी युआन को मिलती है। फिलहाल जो लू फेंग है वो राइजिंग कल्टीवेटर है। लू फेंग ने अपनी 97th वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइन को पूरी तरीके से नैरेट कर लिया है। डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत रिमार्केबल था। इवन हिस्ट्री के अंदर भी फ्यूजन डाई कल्टीवेटर्स के अंदर बस लॉर्ड नाइगू था जिसने 397 टाइप्स की ब्लड लाइन्स को मास्टर किया था। स्कारलाइट लॉर्ड जिसने 512 टाइप्स की ब्लड लाइन को मास्टर किया था। इनसे भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लू फेंग को बना रहा है वो है लू फेंग की स्पीड। आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो 100 टाइप से 200 टाइप, 300 टाइप, 400 टाइप, 500 टाइप, इवन वो 1000 टाइप तक पहुंच जाता है। इतनी ब्लड लाइन्स ना ही नाइगू ने इनहेरिटेड किया, ना ही स्टारलाइट लॉर्ड ने। ये सब लू फेंग ने बस 10 एरास के अंदर कर लिया था। बाहर के हिसाब से 10 एरास हो रहा है, लेकिन जिस टाइम एक्सेलरेशन के अंदर लू फेंग चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी 10 मिलियन एरास बीत चुके हैं। उनको रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल कॉम्प्रहेंशन नहीं है। लू फेंग है वो ऑलरेडी सुप्रीम एसेंस को टच कर चुका है, एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल स्पीड के साथ ब्लेज कर रहा है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तुरंत बाकी के 6 लॉर्ड्स को कांटेक्ट करता है। तुरंत 7 लॉर्ड्स की काउंसिल बैठती है, के अंदर लॉर्ड जिन, वुलन, मिंग, हुआंग, नाइगू, स्टारलाइट, मूवान एंड युआन सारे के सारे लोग थे। काउंटलेस एरा से ये लोग पूरी तरीके से सप्रेस थे। उनकी लैंड्स को धीरे धीरे करके सीज कर दिया जा रहा था, उनके लोगों को मारा जा रहा था। साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी थी एक नए लॉर्ड के आने की वो भी दिन ब दिन घटती जा रही थी। जैसे उन लोगों को लू फेंग के बारे में पता चलता है वो लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लू फेंग ने बस 1500 एरास के आसपास ही कल्टीवेट किया था। उसका जो टोटल सक्लूजन टाइम है वो 1.5 बिलियन एरास के करीब है। जो स्टारलाइट लॉर्ड्स है उसे 12 बिलियन एरास लगे थे, बाकी लोगों को टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एरा। इसका मतलब है कि जो लू फेंग की कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी है फुल टोटली एक अलग ही लेवल के ऊपर है। दूर दूर तक का लू फेंग का और इन लोगों का कोई लेना देना नहीं बन रहा। तो एक्चुअली जो स्टारलाइट लॉर्ड था उसने पहले लू फेंग का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। 30 मिलियन पॉसिबिलिटीज के अंदर से बस 9 ऐसी पॉसिबिलिटीज थी के अंदर लू फेंग लॉर्ड बनने वाला था। तब काफी तक कम पॉसिबिलिटीज थी। तभी अभी स्टारलाइट बुरी तरीके से स्टन रह जाता है। लू फेंग की जितनी भी टाइमलाइन थी सारी की सारी कोलैप्स हो चुकी है, सारी की सारी यूनिफाइड होके एक हो चुकी है। लू फेंग का बस एक ही फ्यूचर नजर आ रहा है अभी कि लू फेंग
लॉस को फोर्स के थ्रू ब्रेक करने वाला है अपनी पावर ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। लगभग 20 मिलियन टाइमलाइंस के अंदर जो लू फेंग है वो सक्सीड हुआ है। बस एक ही मतलब था कि अभी जो लू फेंग का फ्यूचर है वो बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं रहा है। लू फेंग डेफिनेटली कल्टीवेटर कैंप के अंदर एक नया लॉर्ड बनने वाला है। साथ ही सभी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं एंड ये लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका नाम था प्रोजेक्ट लू फेंग। इसके अंदर जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो लू फेंग के लिए काफी सारी फॉर्मेशन अरेंज करता है। इवन वो टाइम एक्सेलरेशन को भी काफी ज्यादा और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मेन स्ट्रेटेजी अभी ये थी कि वो जितना ज्यादा डिले हो सके उतना ज्यादा डिले करना चाहते थे सामने वाले इनेट लाइफ फॉर्म्स को, कि एक बार जैसे लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर देता है लॉर्ड के अंदर से उन्हें काफी ज्यादा तगड़ी वाली मदद मिल जाएगी लू फेंग की। तक उन्हें बस सामने वाली पार्टी को रोक के रखना है। वैसे भी अगर लू फेंग ने सही में अल्टीमेट पावर ब्रेकिंग टेक्निक के थ्रू अपना ब्रेक थ्रू कर लिया कल्टीवेटर कैंप के अंदर, कल्टीवेटर कैंप को एक नया लॉर्ड मिल जाएगा एंड ये जो नया लॉर्ड होगा वो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, इतना पावरफुल कि वो पूरे के पूरे वॉर का रुख बदल सकता है। वैसे शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कुल मिला के 71 एंसेस्टर्स थे इनिट प्राइमोडियल लाइफ कैंप की तरफ से एंड वही दूसरी तरफ से 7 लॉर्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे। ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग वॉर के अंदर थे। जो वॉर था ये हो रहा था बोजन वर्ल्ड क्लस्टर के अंदर। मूवमेंट के अंदर जो स्टारलाइट लॉर्ड का अवतार था सबसे ज्यादा कमजोर देखने के लिए मिल सकता था। उस वक्त जो स्टारलाइट लॉर्ड था अपनी लगभग 70% एनर्जी रिजर्व लू फेंग के लिए रिजर्व करके रखा था, कि वो अपनी 70% एनर्जी रिजर्व की मदद से लू फेंग का जो स्पेस टाइम एक्सेलरेशन है वो बढ़ा रहा था कि लू फेंग जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सके। इसी कारण इस वॉर के अंदर हम लोगों को एक मैसिव डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता था स्ट्रेंथ का। लेकिन जो स्टारलाइट लॉर्ड है उसकी जो स्पेस टाइम की एक्सपर्टीज है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। काफी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहा था अपने कंपेनियंस के साथ। इनफ था इस वॉर को डिले करने के लिए। भी इस वक्त इन्हें किसी को भी मारना नहीं था। जो मैसिव वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स की आर्मी थी काफी ज्यादा खुश थी। वो लोग कहते हैं सोर्स वर्ल्ड ये फाइनली हमारा है। सामने वाले कल्टीवेटर कैंप्स की जो पावर है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। इसके साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है स्पेस नाइट नेट को बिछा देता है। स्पेस नाइट नेट को बिछाने के लिए उससे लगभग 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स लगे थे। इन सारे के सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर इसकी नेट पूरी तरीके से भिज चुकी थी। इस बंदे की सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये बंदा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइमलाइंस के अंदर जीता है। किसी भी टाइमलाइन के अंदर से अपने अवतार को बाहर लेकर आ सकता है। यानी कि अगर कोई इसकी इस वक्त गर्दन उड़ा देता है तो ये तुरंत अपनी पास्ट टाइमलाइन से अपने अवतार को प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर लेके आएगा जहाँ पे उसकी गर्दन नहीं उड़ी होगी। इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से इमॉर्टल है। अटैक्स की मदद से जो स्टारलाइट लॉर्ड था वो धीरे धीरे करके सामने वाले की जो लोअर एंड मिडिल टायर की जो फोर्सेस थी उन्हें खत्म कर रहा था। वही दूसरी तरफ जो एंसेस्टर्स है वो अभी भी 7 लॉर्ड्स के साथ फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग को स्टारलाइट लॉर्ड देखने के लिए मिलता है। इस वक्त पूरी तरीके से पूरे के पूरे फॉर्म के अंदर था। एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर टेलीपोर्ट कर रहा था। अपने हाथों से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स थ्रो कर रहा था। उसके एक ही अटैक्स के साथ थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स ऐसे ही मारे जा रहे थे। इवन हाई लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स की कोई भी औकात नहीं थी। इतने सारे जब प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स को एक साथ स्टारलाइट लॉर्ड मार देता है, डेफिनेटली जो इनेट प्रिमोडियल लाइफ कैंप है उन्हें थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है। अभी थोड़ा बहुत पैनिक करना स्टार्ट कर दिया था।